Good evening, guys. Namaskar, everyone. How? Good evening. Good evening, guys. Namaskar, everyone. How's everyone doing? Why can't I see the chats? एक मिनट, ये क्या हुआ? आप मुझे देख पा रहे हो, guys? देख पा रहे हो? Okay, thank God. Fine. चलिए. Good evening, guys. Screen is stopped, sir. एक बार relaunch कर लीजिए. I think it should work. Okay, voice is now fine. I was actually little low on energy, but now it should be okay. Yashita, what's your question? Wait. Correct. Yashita. A niche is a species specific. Okay, so the agenda of the class. पहले हम करेंगे कुछ सवाल, like I promised. We will take a look at the questions that have come. Sorry, मुझे बोला गया हिंदी में भी थोड़ा बोलना है, मेरा मिस्टेक. मुझे बोल दिया करो guys, अगर मैं इंग्लिश में ज़्यादा बोल रहा होता हूँ मुझे हिंदी में पुल मी बैक. ओके, सो शुरुआत करेंगे हम पहले इकोसिस्टम से. अभी तक जो आपने कंप्लीट किया है उसके PYQ से, सिर्फ PYQ देखेंगे. रफली अराउंड 13 क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू फर्स्ट. उसके बाद द लिनमेंस 10% रूल, उसको थोड़ा सा देखना है. आई बिलीव आई हैव मिसकोटेड इट. ठीक है, आई हैव टू करेक्ट इट, तो वो थोड़ा वहाँ से शुरू करेंगे. उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज का. ओके, विल फोकस ऑन दिस. काफ़ी लोग इसको कंप्लीटली अवॉइड कर जाते हैं. ठीक है, आप नहीं करोगे. हम लोग समझेंगे क्या है सीन. कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वो सारे समझेंगे. थोड़ा बायोलॉजी है पर इंटरेस्टिंग है. उसके बाद शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी, एंड इवेंचुअली हम लोग समझेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और कैसे उसका क्राइटेरिया डिफाइन होता है, क्या है उसका इवेंचुअली सिग्निफिकेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. ओके, बायो एक्यूमुलेशन अभी किया भी नहीं है, कंसेंट तो क्लैरिफाई कहाँ से करूँ, वेट करो ना थोड़ा सा. आप लोग बहुत आतुर रहते हो. अच्छा, साथ में आई ऑल्सो हैव 2 मेंस क्वेश्चंस, उनको भी हम अप्रोच करेंगे आज. ठीक है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज से तो होगा नहीं, सवाल भी कैसे लगाना है वो भी देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके चैट्स प्राइवेट है ना फ्रेंड्स? चैट्स प्राइवेट है? इनायत वेलकम. चैट्स प्राइवेट है सर, प्लीज डू नॉट टेस्ट PYQ मच. आई वुड सजेस्ट कि PYQ पे ध्यान दो फ्रेंड्स. मैं बता रहा हूँ, आप PhD करने नहीं आए हो यहाँ पे. PhD करना होता तो PhD नहीं करते. आप यहाँ पे आए हो, आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है. PYQ के बगैर एग्जामिनेशन का कुछ भी नहीं होगा. चलो सवाल देखते हैं. फर्स्ट वन, लेट्स गो अहेड. मुझे बताओ आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या लग रहा है? चैट प्राइवेट कर दीजिए. चैट प्राइवेट है. शाफी अभी बताऊंगा मैं डीप और शैलो वाला डिफरेंस. हाँ भाई. इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल. मतलब प्राइमरी सक्सेशन के बारे में सवाल पूछा गया है. या फिर ऐसे समझ लो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आपको सिंपल समझना था कि भाई ओरिजिन ऑफ द अर्थ के टाइम कौन कौन से चीज थे जो फर्स्ट हमारे सरफेस के ऑफ द अर्थ पे आए थे, जब सॉइल डेवलप नहीं हुआ था, जब लावा ही था. हमने डेकन ट्रैप्स का एग्जांपल भी देखा था. फर्न हो नहीं सकता. फर्न इज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ. ओके, फर्न इज नोवेयर नियर सिंगल सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ. मशरूम भी बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ होता है. लाइक इन ऑलमोस्ट 2 and 3. अग्री फ्रेंड्स? गुड. देखो अभी आप लोग सवाल लगा पाओगे. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको PhD बनाने नहीं आया. दैट इज नॉट माय एजेंडा. मुझे बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ ओशंस. हाँ भाई, ओशंस में कौन कौन सा होता है? बताओ 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 फ्रेंड्स. अब बताओ, सवाल लग रहा है PYQs? आसान लग रहा है PYQs? बी है आंसर. कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ 100% साइनोबैक्टीरिया आइटम्स है. कोपेपॉड्स का लेना देना नहीं, फॉर्मल फिर है नहीं. होता तो मैं आपको लिखा था. गुड. देखो कितना आसानी से सॉल्व करोगे. नेक्स्ट बताओ भाई, डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? डेट्रीवोर्स पहले, डेट्रीवोर्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स? हमको थोड़ा ज्ञान दो. व्हाट आर डेट्रीवोर्स? क्या बात है, क्या बात, क्या बात. सही तो जवाब दे आप लोग. जो डिकम्पोज करते हैं ना यार, सिंपल जो डिकम्पोज करेंगे तो देख लेते हैं. जेलीफिश भाई डिकम्पोज तो नहीं करता, वो नॉर्मल फिश है. ठीक है, जेलीफिश फिश हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग. क्या लग रहा है मुझे? तो लग रहा है अर्थवर्म, मिलीपीड और वुडलाइस. 135 सी है आंसर, है ना? डिकम्पोजर्स के बारे में पूछा है. लग रहा है आसान. हो रहे सवाल सॉल्व. देख रहे हो कितने सवाल पूछ रहा है फंडामेंटल से यूपीएससी. हो रहा है क्या? एलिमिनेशन छोड़ो. तुम ये देखो, अर्थवर्म तुम्हें पता है, मिलीपीड तुम्हें पता है, वुडलाइस 100% ये वुड में जो भी है वो डिकम्पोज करेगा. यही तो है. नेक्स्ट बताइए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस. अडैप्टेशन का सवाल है. लाइफ को सर्वाइव करना है, उसके लिए नेचर उसको हर चीज देगा जो सर्वाइव करने को उसको हेल्प करे. हार्ड एंड वैक्सी लीफ, ऑफ कोर्स, इससे आपका वाटर लॉस कम होगा. हाँ, टाइनी लीफ, सेम रीजन. थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीफ, सेम रीजन. डी है आंसर. गुड. देखो, आई यू नो व्हाट, एज अ फैकल्टी आप लोग में से काफी लोग को शायद पसंद नहीं है. एक मिनट बात सुनो. एज अ फैकल्टी व्हेन आई सी जस्ट डी आते हुए ना, मेरे को पता है कि लोग फॉलो कर रहे हैं, और बाकी लोग जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंटली मेरे साथ चलो, आप सारे सवाल लगा पाओगे. ठीक है, चलो आगे बताओ भाई. कैन यू हियर मी नाउ माय फ्रेंड्स? कैन यू सी मी ऑलराइट? मुझे बताइए, जस्ट लेट मी नो वेरी क्विकली इन द चैट. आप सब ठीक है? ओके, थैंक गॉड वी आर बैक. फाइन. ठीक है, थैंक यू. राइट, कोई बात नहीं, थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम था, बट दैट इज थैंकफुली सॉर्टेड. कमिंग बैक टू द क्लास. अगर इंटरनेशनल ये सवाल जो हमने डिस्कस कर रहे थे ना, अंडमान वाला, उसमें अगर आप देखोगे इंटरनेशनल सिनेरियो में भी, तो आपने गैलापागोस आइलैंड का नाम सुना है? गैलापागोस आइलैंड का नाम सुना है फ्रेंड्स? इसमें आपने वो फोटोज देखे बड़े बड़े से टॉर्टोइजेस या टर्टल्स वो जो रहते हैं, और उस पे वो फोटोज लेते हैं टूरिस्ट जाके. वैसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट दैट यू फाइंडिंग दोस ह्यूज से रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस देयर? बिकॉज जो भी आपके आइलैंड होते हैं वहाँ पे हम आगे भी देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का से स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे होता है. तो वहाँ पे आप देखते हो आइलैंड्स वगैरह में आपको म्यूटेशन देखा जाता है. म्यूटेशन मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा सा हटके होगा कुछ. नॉर्मली जाइजेंटिज्म देखा जाता है. डार्विन्स थ्योरी, करेक्ट. गुड. देखो वही सवाल पूछा गया था ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये बताओ फ्रेंड्स, इकोसिस्टम का डेफिनेशन. ध्यान से देखें, बताओ मुझे. देखो बेसिक्स पूछ रहे हैं ना, फंडामेंटल्स पूछ रहा है हमेशा एग्जामिनेशन. फंडामेंटल्स अगर क्लियर है, एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम? ओके, इकोसिस्टम हमने देखा है, राइट. इट इज टू डू विद लिविंग, नॉन लिविंग एंड देयर इंटरेक्शन टुगेदर. अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन व्हिच दे लिव. देख लो, लिविंग, नॉन लिविंग
and their relationship. Clear? Why not B? That part of the earth which is inhabited by living organisms. हाँ भाई ये क्या होता है फ्रेंड्स? बताओ. That part of the earth मतलब टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल की बात हो रही है. या मान लो ठीक है, that part of the earth जहाँ पे लिविंग बींग्स होते हैं उसको क्या कहेंगे? बायोस्फीयर. यही है ना बायोस्फीयर का डेफिनेशन. हाँ भाई ये क्या है? द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. ये क्या होता है? बताइए डी क्या होगा? डी क्या है? द डाइवर्सिटी. द डाइवर्सिटी. मोर इंपॉर्टेंटली कैन आई से इट इज द बायोडाइवर्सिटी. लिविंग की बात हो रही है ना, दोनों लिविंग है, फ्लोरा एंड फौना. बायोडाइवर्सिटी. देख रहे हो, फंडामेंटल सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स. आप लोग सारा ऐसा वो किताब रट के जाओगे, साथ में पूछ देंगे वो इकोसिस्टम का डेफिनेशन. ये बताओ भाई, लाइकेंस. लेट्स लुक एट लाइकेंस वेरी क्विकली. मुझे बताइए क्या है आंसर इसका, थोड़ा दिमाग लगाएंगे. क्या है आंसर? बी ए डी. देखो मुझे पता था इसमें थोड़े लोग फंसोगे. पहले समझो लाइकेन होता क्या है. ठीक है, मैंने आपको फोटो दिखाया था, अब समझो कॉन्सेप्ट समझो गाइस. लाइकेन में आपके दो चीजें चाहिए. ओके ऐसे समझो, दो चीजें मिलकर आपकी लाइकेन बन सकती हैं. एक आपका फंगाई का कंपोनेंट होगा, ठीक है, फंगल कंपोनेंट होगा एक, और एक कंपोनेंट होगा जिसमें क्लोरोफिल हो. ठीक है, अब मुझे बताओ, एक फंगल है दूसरा क्लोरोफिल है, तो कौन सा होगा इसमें? बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता क्या? बताओ मुझे. नहीं. हाँ, किस में है मेरा क्लोरोफिल? फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर भी दो पार्ट्स हो सकती है मेरी. इसको लिख लेंगे अगर कहीं हो सके ना, प्लीज इसको नोट डाउन करिए थोड़ा. ओके, इधर इट कैन बी एन एल्गे या इट कैन बी अ साइनोबैक्टीरिया. दोनों में क्लोरोफिल होता है, इसलिए आपका लाइकेन का कलर ग्रीन होता है. ग्रीन या वेरिएंट ऑफ ग्रीन होगा. राइट, इसको नोट करेंगे प्लीज. तो लाइकेन इज नथिंग बट अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? दोनों को फायदा हो रहा है. लाइकेन के बनने से उस फंगस के इकोसिस्टम को भी फायदा है और उस एल्गे या साइनोबैक्टीरिया का कंपोनेंट को भी फायदा है. समझो ऐसे. ठीक है, दे रिक्वायर कार्बन एज देयर फूड सोर्स. कार्बन होता है इनका फूड सोर्स. ये लिखिए प्लीज, क्योंकि ये बहुत काम आएगा. अभी लाइकेन, मॉस, एल्गे, ये ध्यान से समझेंगे. इसको लिखो, लिखिए इसको. ठीक है, गॉट इट. सो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है मेरा? एल्गे एंड फंगल, बी. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ भाई ये तो हमने वैसे किया था, फिर भी बता दीजिए, मौका भी है, दस्तूर भी है, बता दो क्या लग रहा है इसका आंसर. गुड, चलो ये तो हमने क्लास में किया था, तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू गेट इनकरेक्ट. ओके, डाई एटम्स, उसके बाद क्रस्टेशियंस, उसके बाद हेरिंग. हेरिंग होता है फिश. रेड हेरिंग, ये कभी सुने? रेड हेरिंग इंग्लिश में अगर बताओ मैं, सी साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से. चलो 2 मिनट थोड़ा कुछ और देख लेते हैं. व्हाट इज रेड हेरिंग? मुझे बताइए, अगर आपको कोई सेंटेंस में ऐसा दिखने को पढ़ने को मिले रेड हेरिंग के बारे में, तो उसको क्या समझोगे आप? हाँ बताइए, लिखिए. एन एविडेंस दैट मे बी अनट्रू, दैट मे बी मिसलीडिंग. ठीक है, तो उसी से आता है, रेड हेरिंग से ही आता है. ये इसका एक स्टोरी है पीछे में, इसका एक स्टोरी भी होता है. हाँ, फॉल्स क्लू भी समझ सकते हो. ठीक है, इसका स्टोरी क्या है कि ये जो फिश है ना, वो कभी कभी इसको खोजने जाते थे ये लोग बोट्स पे, तो इसी के जैसा एक और फिश दिखता था. तो दे वुड थिंक कि इन्होंने हेरिंग पकड़ा है, पर एक्चुअली में वो कोई और फिश होता था. तो वहां से वो आया कि शायद आपको वो मिसलीड कर दे वो पर्टिकुलर फिश फ्रॉम द एरिया जहां पे कि वो आप एक्चुअली में हेरिंग खोजने जा रहे हो. ठीक है, राइट, यहाँ का आंसर ये है. गो अहेड, बताइए. फिजिकल स्पेस मतलब लोकेशन चाहिए और रोल चाहिए. लोकेशन प्लस फंक्शनल रोल. हाँ भाई, ये ट्री है, ए बी सी, लोकेशन प्लस फंक्शनल रोल क्या बनता? गुड, बढ़िया. देखो ये तो सही, सारे भी बोल रहे. गुड, एक्सेलेंट. देखिए आपके कितने ही सवालों में से ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट? हाँ भाई, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ टॉल कैनोपी, कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज मतलब डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज इज हाई. डाइवर्सिटी हाई होता है, करेक्ट होता है. एपिफाइट भी होता है, ये भी होता है. क्या पूछा करेक्ट आंसर? बन रहे सवाल, बन रहे सवाल, बन रहे सवाल. दिस इज योर फर्स्ट क्लास, वेलकम. विकल्प थोड़ा सा पहले वाली क्लासेस देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा. मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, आप अगर देख रहे होंगे ना, आपके फ्रेंड्स यहाँ पे धड़ाधड़ से आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस है क्लास भैया. क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको नॉलेज चाहिए. चलिए ये आखिरी में ख्याल से एक दो सवाल में से बताइए भाई. एक मिनट, करेक्ट. एक मिनट, कोई बड़ा सवाल था ऊपर, देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है. ठीक है, जिनका फर्स्ट क्लास है, माय ओनली एडवाइस टू यू इज पहले 2 क्लास देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास ध्यान से देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इवेंचुअली हमें करना क्या है. ओके, फूड चेन, ट्री, डियर, जैकल, लायन. हाँ भाई, illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other. सही है भाई, यही हो रहा है यहाँ पे. फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज. अगर ये होने लग गया ना, तो उसको हम कहते हैं कैनिबलिज्म. हाँ, अगर आदमी आदमी को खाने लग जाएगा विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, तो वो कैनिबलिज्म हो गया ना. बताइए कौन कौन से स्पीशीज हैं जो कैनिबलिज्म दिखाते हैं? कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अपना, हाँ, जैसे मैन को खा ले? कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो ये कैनिबलिज्म का ट्रेट्स दिखाते हैं? मुझे बताओ. एक तो है, चलो मैं स्नेक का फॉर एग्जांपल, एक तो स्नेक है, और बताइए और कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, पीकॉक. पीकॉक खाता है क्या अपने आपस के इसको? आई डाउट इट. बताओ बताओ बताओ, सोचो थोड़ा. फिश, ओके गुड. फिश, बड़ा फिश छोटे फिश को खाएगा. ठीक है, स्नेक्स खाते हैं. इनफैक्ट स्नेक्स अपने बेबीज को भी खा जाते हैं, अपने अंडे खुद खा जाते हैं, वो अलग ही सीन चल रहा है उनका. ओके, और रैबिट, रैबिट रैबिट को खाता है क्या? स्पाइडर्स, गुड. चलो 3 और ढूंढो इसमें. देखो ऐसे सवाल पूछेगा आपसे. हाँ, अचानक विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एग्जिबिट कैनिबलिज्म? चलिए नंबर 3, अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म. नहीं, नंबर के बारे में कोई सेंस नहीं, बस एक यूनिडायरेक्शनल हमें फ्लो चार्ट मिलता है कि हाँ ये फूड पैटर्न है. और यही चीज अगर दूसरे एनिमल्स के साथ आप जोड़ दोगे अल्टरनेटिव्स के साथ, तो उसको हम कहते हैं फूड वेब. राइट, तो 2 इनकरेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है. 1 ओनली करेक्ट पूछा ना, 1 ओनली. ए गॉट इट,
स्क्रैप दिया, ठीक है, गुड, लिखेंगे। चलिए आखिरी, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सबसे ज्यादा से सबसे कम पर। ओशंस है क्या? ओशंस आखिरी में होगा। ओशंस ऑब्वियसली ट्रांजिशन एरिया, इकोटोन में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, तो मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक, ओशन, ठीक है। इसके लिए लिख लो ओशंस का प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट डेजर्ट के जैसा होता है, दे आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव, ओके। ओशन की प्रोडक्टिविटी और डेजर्ट की प्रोडक्टिविटी मोर और लेस सिमिलर होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये। स्पेशली अगर आप कंसीडर करोगे डीप ओशंस, जो लैंड से दूर है और डेप्थ में भी ज्यादा है, वहां पे देखोगे दे आर ऑलमोस्ट एज डेजोलेट, एज नॉन प्रोडक्टिव एज अ डेजर्ट। मैंग्रोव्स ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इकोटोन एरिया है, ट्रांजिशन एरिया है, हमने डिस्कस किया था इन डिटेल, क्यों वहां पे यू आर द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, इसलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है वहां पे। बाय प्रोडक्टिविटी डू मृदुल, आई एम नॉट एबल टू सी वेरी, अभी मैं चैट नहीं देखा, अभी मैं सवाल डिस्कस कर रहा हूं, विल लुक एट द क्वेश्चंस लेटर गाइस, आप अभी आंसर दो, ठीक है। चलो आगे, ये भाई बताओ, हमने डिस्कस किया था ना बायोम्स के बारे में पिछले क्लास में, वी डिस्कस द टेरेस्ट्रियल बायोम्स, हमने देखा था इंडिविजुअल ऊपर से नीचे तक, टुंड्रा, टाइगा, पॉडोलाइजेशन, एपिफाइट। बताओ, प्लीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, व्हाई? क्या चीज जरूरी होता है? करेक्ट, गुड आंसर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। देखो हमने क्या कहा था, आपका ट्री का गर्थ, गर्थ मतलब मोटापा, हाँ, ट्री का हाइट, सब कुछ डिपेंडेंट है किस पे? रेनफॉल पे, मतलब पानी का अवेलेबिलिटी पे, वाटर अवेलेबिलिटी पे। जहां पे पानी ज्यादा है वहां पे गर्थ कम होगा, कैनोपी ज्यादा होगा। जहां पे पानी मॉडरेट है वहां पे गर्थ ज्यादा होगा, मतलब वो क्या है? पानी स्टोर करने की कोशिश करेगा, दैट इज इट, वाटर लिमिट्स एंड फायर, सी इज द आंसर। रिमेंबर मैंने आपको बताया था, दिस इज द गर्थ, इसको बोलते हैं गर्थ। गर्थ मतलब कितना चौड़ाई, कितना मोटा है मेरा ट्री। फायर, यस, बी क्यों नहीं? लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हाउ सो? लिमिटेड सनलाइट कैसे, मुझे बताओ, हाउ सो लिमिटेड सनलाइट? टेल मी। डेजर्ट में और फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड में क्या डिफरेंस है? कहां पे टॉल ट्रीज शॉर्ट ग्रासेस होते हैं, कहां पे शॉर्ट ट्रीज नॉन एग्जिस्टिंग ग्रासेस होते हैं? लिखा था हमने, बताओ। हाउ फायर, सी फायर इज टू डू विद व्हाट? फॉर एग्जांपल तुम ये कंसीडर करो, हमारा हम फॉरेस्ट फायर बनाते हैं, हाँ, नेचुरल फायर्स एग्जिस्ट करते हैं, उससे क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन बुश फायर फॉर एग्जांपल, चलो ये देखो, लेट्स लुक एट दिस, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, नाम सुना है ना? हाँ, जो वहां के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उनका बुश फायर लगता है, वो क्यों है? वो तो नेचुरली अपरिंग फायर है ना, वहां पे तो जाके कोई ऐसा स्टीव स्मिथ तो थोड़ी ना लगा रहा है। करेक्ट, सो व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ ड्राई कंडीशंस एंड द चांसेस कि आपका नेचुरल फायर अपने आप चालू हो जाएगा, यू विल नॉट हैव ट्रीज, छोटे छोटे बुशेस ही होते हैं आपके, क्योंकि आपको पता है कि ड्राई कंडीशंस इतने होंगे कि कुछ ना कुछ दिन बाद एक फायर का वेव आने वाला है, तो ट्री उत्पन्न नहीं हो पाते वहां पे। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? बिकॉज ऑफ मोर देन ड्रायर कंडीशंस, एवरेज से ज्यादा अगर ड्राई कंडीशंस होंगे आपके, ऐसा भी सोचो ना आप, उत्तराखंड में फॉर एग्जांपल, उत्तराखंड में आप देखोगे हर साल मानसून के ठीक पहले, प्री मानसून आप देखोगे फॉर एग्जांपल, वहां पे एक फायर मेजर होगा ही, फॉरेस्ट फायर। वो क्यों हो रहा है? व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज योर ड्राई डेज आर लॉन्गर, जिसके चलते आपके जो भी वो झड़ा है, ऑल ऑफ दैट हैज से डेसिडुअसनेस के चलते गिरा है, पत्ते हैं, सूखे हुए पत्ते, कभी कॉर्बेट के साइड गए होगे आपने देखा होगा, पत्ते पत्ते नीचे रहते हैं। अब सोचो उसमें से एक भी छोटा सा ड्राई कंडीशन में कहीं से भी फायर है, सो व्हाट हैपेंस? वहां पे तो चलो योर क्लाइमेटिक कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अलग है, बट इन द राइट कंडीशंस यू डू रियलाइज दैट फायर इज अ मेजर डिटरमिनेंट इन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट विल कम। फायर ड्राई कंडीशंस कितने, उससे मुझे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि मेरा इस एरिया में किस तरीके का प्लांट या वेजिटेशन होगा। माइक डिस्टर्बेंस ऐसा क्यों हो रहा है यार? अभी ठीक नहीं है क्या गाइस? सुन पा रहे हो? क्या हो गया ये माइक का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एकदम जानते हो माइक कैसे मैं अलग से लगाएगा जी, देखो, ताकि आपको इशू ना हो, ठीक है। चलिए ओके, दैट वाज इट। 12-13 सवाल थे। आई डोंट थिंक आप में से किसी ने ज्यादा लोगों ने एक या दो में से ज्यादा मिस्टेक किए होंगे, अगर किए हैं तो आपको बैक जाके लेसन देखना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नोट्स डिस्कस कर रहे हैं, उसको ध्यान दोगे आप, ओके। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, पिछले क्लास में एक छोटा सा एरर हो गया था, व्हिच आई मस्ट थैंक वन स्टूडेंट, शी पॉइंटेड इट आउट टू मी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, एंड देन विल गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। हमने डिस्कस किया था लिंडमैन्स 10% रूल, ठीक है, लिंडमैन्स 10% लॉ या रूल जो भी है। माय अपॉलॉजीज, आई वाज लिटिल टायर्ड दैट डे, नो एक्सक्यूज हाउएवर। पर इसमें आप एक चीज समझ लो, होता क्या है कि एक ट्रॉफिक लेवल 1, ओके, ट्रॉफिक लेवल 1 से ट्रॉफिक लेवल 2, ओके, से ट्रॉफिक लेवल 3, मान लो 3 ट्रॉफिक लेवल्स हैं हमारे, ओके। इवेंचुअली व्हाट यू फाइंड इज ओनली 10% इज नॉट दैट इज कंज्यूम्ड, बट 10% इज दैट इज ट्रांसमिटेड, ओके। तो मान लो इसके पास अगर 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी था, तो इसके पास सिर्फ 100 जूल्स ऑफ एनर्जी जाएगा, और इसके पास 10 जूल ऑफ एनर्जी जाएगा, ठीक है। बाकी ये खुद में यूज कर लेता है अपने सस्टेनेंस के लिए, सिर्फ 10% कैरी फॉरवर्ड होता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। नहीं, सम स्टूडेंट, वन स्टूडेंट आई मस्ट थैंक, आई फॉरगेट हर नेम, बट शी नोज हू शी इज, आई मस्ट थैंक हर, उन्होंने सही चीज पॉइंट आउट किया मेरे लिए, ओके। तो दिस इज लिंडमैन्स 10% रूल, इसमें कुछ हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, वी हैव डन दिस इन डिटेल इन द लास्ट क्लास। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो ये सवाल देखो गाइस, हमारे पहले क्वेश्चन में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना ओरिएंटेशन क्लास में, तो मैंने आपको दिखाया था ये सवाल, डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम एज रिलेवेंट टू द एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कांसेप्ट इज वाइटल। तो मुझे पहले आप लोग अपने शब्दों में, एक दो शब्दों में गाइस बताओ, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये क्लास है अभी हमारा, ठीक है, ये क्लास चल रहा है, मान लो इस क्लास स्टडी IQ जो भी ऐप है, फॉर एग्जांपल उसकी कैपेसिटी कंफर्टेबली चलने की है कि भाई एक साथ में 750 स्टूडेंट चल सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं एक टीचर के साथ, फॉर एग्जांपल समझ लो, ठीक है। तो अगर 750 हो गया तो ठीक है, 751 होगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा क्या ये? मुझे बताओ, व्हाट हैपेंस अगर 751 स्टूडेंट्स जॉइन दिस स्टडी IQ ऐप, व्हाट विल हैपन टू दैट? विल इट क्रैश? इज इट नेसेसरी? बताओ व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी इन योर अंडरस्टैंडिंग, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको तो पूरा चीज दिखाऊंगा इसमें, इनफैक्ट विल डिस्कस पॉइंट्स अबाउट दिस, पर हमको बताइए। करेक्ट अरुणिमा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया आंसर गाइस। स्टटर लैग, गुड गुड, आप लोग कांसेप्ट समझ रहे हो। बस देखो अभी ये पहले तो अपने सवाल लिखो, इसको हम सवाल की तरह समझेंगे इस कांसेप्ट को। ये तार मैंने आपके सामने एक दिन ऐसे धड़बड़ा के गिर जाऊंगा, इतने सारे तार, ओके। चलिए अपने शब्दों में लिखेंगे, पहले सवाल लिख लो गाइस। अब देखो कैरिंग कैपेसिटी का सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस तरह के सवाल के लिए आपको पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो तो वी हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग आंसर, आइडिया आपको लगना चाहिए, तभी आप जाके एक्सपर्टीज होगा, ओके। अब देखो व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी गाइस, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ओके। इट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है, ऐसे लिखो इसको, प्लीज राइट दिस डाउन। द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज
that can be sustained, that can be sustained. अब सस्टेन मैंने लिखा है मतलब समझ लो कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है, तो लिख लो उसको, ओवर द लॉन्ग टर्म विदाउट कॉजिंग डेग्रेडेशन और डिसरप्शन, डेग्रेडेशन और डिसरप्शन, दिस इज इट। 791 हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा ऐप क्रैश कर जाएगा। हाँ, जैसे आप लोगों को शायद लैग लगे, वॉइस इशू हो, बहुत सारे 100 नंबर इशूज हो सकते हैं, तो वही है मेरा कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। या अगर अदर टर्म्स में लिखना चाहूँ मैं, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज समथिंग मच मोर सिंपलर, दोनों लिखेंगे आप फ्रेंड्स, ओके। इसको लिखिए, और एक शब्द में अगर मैं समझाना चाहूँ, द इकोलॉजिकल लिमिट ऑफ अ पॉपुलेशन, the ecological limit of a population that an environment can support, that an environment can support, simple, ठीक है। अब डेग्रेडेशन या डिसरप्शन नहीं हो, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीशीज का इतना पॉपुलेशन है, तो उसको क्या क्या चाहिए, खाने को चाहिए, बताइए मुझे, उसको एरिया चाहिए, क्या उसका एरिया भी डिटरमिन करेगा कि एक स्पीशीज, एक पॉपुलेशन में से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज और दूसरा इंडिविजुअल कैसे आपस में बिहेव करते हैं। पानी चाहिए, टेम्परेचर, शेल्टर, गुड, तो लिखें यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। लिखो यहाँ पे नंबर 1 किस किस चीज़ों पे डिपेंडेंट है मेरा, ये लिख लो पहले। फर्स्ट लिखिए ऑब्वियसली आपका से अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, लिखिए अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किस पे डिपेंडेंट है मेरा कैरिंग कैपेसिटी। और नेचुरल रिसोर्सेज में सारे आ गया, खाना पीना, सनलाइट, फनलाइट, सब कुछ आ गया उसमें, ठीक है। चाहो तो अलग से लिख दो एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्या जा रहा है, एग्जामिनेशन वाले को क्लियर हो जाएगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस। और तीसरा लिखोगे आप, तीसरा लिखोगे इंटरैक्शन ऑफ स्पीशीज इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड एंड आउटवर्ड मतलब क्या, कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, और एक इंडिविजुअल उसके आसपास के सराउंडिंग्स के साथ भी कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये तीनों पे डिपेंडेंट है मेरा कैरिंग कैपेसिटी। तो हमने पहला पार्ट ऑफ द सवाल तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया, डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, डन। अब मुझे सेकंड पार्ट का बुलेट पॉइंट्स आप लोग बताओगे, एक्सप्लेन हाउ द कांसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी इज वाइटल फॉर प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देख लो, चलो आपको पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, और आप ही मुझे बताओगे गाइस, यू विल टेल मी द बुलेट पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या क्या होंगे वो मुझे बताओगे बस, ठीक है। लिखिए गाइस, तो आगे वी कैन गो अहेड। हाँ, तो कावेरी एक एक करके हम विल फिगर आउट, डन। चलिए लेट्स गो एंड लुक एट बुलेट पॉइंट्स देन फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाई इज कैरिंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। किसका हमें ढूंढना है, नंबर 1, हाँ भाई बताओ। पॉलिसी से शुरू करो गाइस, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, कैट वाइट के स्टूडेंट होते हैं, ये सैट वाइट के होते तो अलग ही सीन होता। पॉलिसी मुझे बताओ, भारत सरकार का कोई पॉलिसी है जो कि कैरिंग कैपेसिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। क्या मैं कह सकता हूँ कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, अगर आपको ये नहीं पता है डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। इंडिया के केस में अगर आप देखोगे दो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है गदगिल रिपोर्ट, ठीक है, और एक है कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, ये कस्तूरी रंगन कमेटी, बात एक ही है, कमेटी लास्ट रिपोर्ट ही तो लिखेगी, ठीक है। ये इन्होंने किया था वेस्टर्न घाट्स के लिए, लिखो इसको ऐसे, ये सवाल पूछा गया प्रीवियसली, ठीक है। अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का पॉइंट क्या है, एक शब्द में समझो, वैसे तो बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, पर एक शब्द में जो लोग फ्रेशर्स हैं न्यूकमर्स से देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर एरिया का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ ही क्या है कि आप एक सस्टेनेबल फैशन में चलो, मतलब लॉन्ग टर्म यूज का सोच के चलो। ऐसा नहीं हुआ कि आज मुझे कोयले का खदान मिला और मैं 10 लाख लगा के सारा का सारा कोयला आज ही रात निकाल लिया, दैट इज अनसस्टेनेबल। आपने ओवरनाइट वहां का पूरा एरिया चेंज कर दिया, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, आराम से हड़बड़ी में नहीं करना है, और एक रोड मैप लगा के करना है, ताकि आप एक साइड से अगर निकाल रहे हो कोल तो दूसरे साइड से कुछ भरपाई भी करते चलो, ताकि कल के दिन ऐसा नहीं हो कि हमारे बच्चे रोड पे जा रहे हैं और वो धस जाए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू बी अवॉइडेड और रेगुलेटेड, ठीक है। अब से आप लोग अपने शब्दावली से ये शब्द तो निकाल लो, ये आपको कहीं नहीं यूज करना है, ठीक है। अनलेस भारत सरकार ने बैन किया हुआ है तभी आप इसको बोलोगे बैन, नहीं तो एट ऑल पॉइंट्स एक सिविल सर्वेंट का लैंग्वेज होता है रेगुलेटेड, समझो गाइस। अब आप भारत सरकार का प्रतिनिधि बनने जा रहे हो, आप हर चीज बैन नहीं कर सकते उधर, ठीक है। याद है हमारे उस क्लास में मैंने आपको बताया था, इंट्रो क्लास में भी किसी ने कहा था ना कि टूरिस्ट इंडस्ट्री को बैन कर दो, आई रिमेंबर दैट एग्जांपल। सोचो अगर डीसी साहब टूरिस्ट इंडस्ट्री को बैन कर दिया क्योंकि फलाना प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम हुआ है, कल तुम्हारे घर पे टैक्सी यूनियन, होटल यूनियन, सारे जितने एंसिलरी यूनियन है सारे आगे तुम्हारे रातों रात ट्रांसफर करा देंगे, तो वो साबियत से बाहर निकलो, हर चीज होता है रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब क्या, इवेंचुअली बैन नहीं करेंगे, करना भैया जो तुम कहोगे, पर प्यार मोहब्बत से, थोड़ा डेमोक्रेसी का दिखावा करना जरूरी होता है। चलो आगे बढ़ो, नंबर 2 एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। दूसरा कैरिंग कैपेसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या मैं कह सकता हूँ रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बताओ मुझे, सच्चाई बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू। तुमको क्या लगता है सर, सरकार हम और आप नहीं चलाते, सरकार चलाते जो बैठे हैं व्हाइट टाउल, पॉलिटिशियंस भी नहीं चलाते हैं, उनको भी लगता है पर एक्चुअली चलाते हैं सिविल सर्विस, इसे तो कहते हैं ना सिविल सर्विस इज इटर्नल। देखो सिविल सर्विस इज इटर्नल क्यों कहते हैं, ये क्या है, वो त्रिवेदी है, सब मर जाएंगे पर सिविल सर्विस तो रह ही जाएगा देश में। चलिए रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपसे वाटर, सॉइल, एयर, इन सबको क्या करो, सस्टेनेबली यूज करो, सस्टेनेबल यूज करो इनका। उसके लिए आपको क्या जरूरी है, आपको नॉलेज होना चाहिए भाई कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का, एक पर्टिकुलर हैबिटेट का क्या सॉइल है, कितने हद तक आप उसको ठीक तरीके से यूज कर सकते हो। पानी फॉर एग्जांपल, कोका कोला जैसे हर जगह पानी का मिसयूज करने लगोगे, नाउ लैगिंग, स्टिल लैगिंग फ्रेंड्स, या ठीक है, कैन यू सी मी, कुछ तो इशू है,
कुछ तो इशू हुआ है आज, है ना गाइस? आ रहा कुछ तो इंटरनेट का इशू है। पता है, इससे आपका फ्लो तो टूटता है, मेरा फ्लो भी टूट जाता है, क्योंकि अपने को एक सीक्वेंस में आता है ना सब कुछ इन्फॉर्मेशन। मिस आई नो आई विल डू इट पहले से, डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड, आई अपोलोजाइज, पर मेरे हाथ में है नहीं गाइस, आई एम रियली सॉरी, बट क्या बोलूं, डोंट वरी, रिसोर्स मैनेजमेंट हम फिर से समझते हैं, ठीक है? क्या मैं कह सकता हूं कि द नॉलेज ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, अगर देखो गाइस इसको मैं ऐसे लिखूं, द नॉलेज ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, द नॉलेज ऑफ कैरिंग कैपेसिटी विल हेल्प मी इन बैलेंसिंग से माय नीड्स, इन बैलेंसिंग नीड्स वर्सेस माय सप्लाई, नीड्स वर्सेस सप्लाई। मुझे बताओ, हाँ? सो कैन आई गो हेड एंड फर्स्टली, जब तक मुझे कैरिंग कैपेसिटी नहीं प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको कैसे पता करूंगा? मतलब क्या है, अगर ये पता नहीं हुआ तो आप अनसस्टेनेबल यूज करोगे? गेटिंग इट? अभी भी नहीं चल रहा क्या? वेट, लेट मी कॉल समवन, आई एम सो डिसअपॉइंटेड यार, बट सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे को थोड़ा एक बार बुलाने दो, अपना भी ऐसा फ्लो टूट जाता है, चल रहा है क्या? ठीक है, ओके, ठीक है। नंबर 3, हाँ भाई, कैरिंग कैपेसिटी क्यों इंपॉर्टेंट गाइस, आप बताओ, थिंक ऑफ न्यू पॉइंट्स नाउ, रिपीट द सेकंड पॉइंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू गाइस, आई विल रिपीट इट वंस अगेन। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि आपके पास कितना रिसोर्स है, दैट इज इट, हाउ यू यूज इट, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए ना कि कितना है, हैं? आज के दिन अगर मैं आपको मान लो वो लिथियम प्रोजेक्ट रियासी का मैं जनरल मैनेजर बना दूं, अभी भी क्लास लैग हो रहा, आ रहा जा रहा, बहुत बार ऐसा होता है, हाँ जी, थोड़ा बार देख लीजिए क्योंकि 2 बार 3 बार हो गया ऐसा। ओके, कमिंग बैक, देखो अगर मान लो आप उस रियासी प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो, हाँ, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि मेरे कितने रिजर्व्स हैं, उसके बाद ही तो आप जाके एक स्ट्रैटेजी लगा पाओगे कि हाँ भाई हमें इस तरह का प्रोजेक्ट बैठाना है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाना है। कैरिंग कैपेसिटी का वही कॉन्सेप्ट है कि अगर सस्टेनेबल यूज के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कितना, एक क्वांटिफाई करोगे, नंबर्स में लेके आओगे कि हाँ भाई सॉइल इतने हेक्टेयर का है, एयर क्वालिटी हमारा ये है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारा वाटर क्वालिटी है, हार्ड पानी है, सॉफ्ट पानी है, वाटर में किस तरह के माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, सब पता होना चाहिए। गेटिंग इट? ओके, आगे बढ़िए। नंबर 3, देखो कैसे आप पॉइंट्स निकालना है आपको। नंबर 3, कैरिंग कैपेसिटी से क्या मैं कह सकता हूँ कि इट विल हेल्प इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बताओ फ्रेंड्स, अब आप समझ पा रहे हो क्यों हमें कैरिंग कैपेसिटी का इंपॉर्टेंस चाहिए? क्या मैं कह सकता हूँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काम आएगा इसका? सोचिए, सोचो, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ कैसे, कैसे? हाँ, जब तक आपको आपके एरिया का स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लेक है, ठीक है? अभी भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, 2-3 बार हो गया नहीं, अभी तो ठीक चल रहा है, तो फिर देखेंगे 5 मिनट फिर चला जाएगा, फिर अगेन मैंने 2 बार ऐसे किया, मतलब ये कॉपी करके फिर नया टैब खोला, ये भी लॉस, दोनों लॉस हो जाए। अगेन लगे गाइस, 1 सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। चेक, अब ठीक है गाइस, अब मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए। हाँ, कोका कोला से हम चालू करेंगे, अब ठीक है, आई थिंक अब ठीक होना चाहिए। क्लास विल नॉट गो एनीवेयर, क्लास तो होना ही है गाइस। बैकग्राउंड में अजीब सा साउंड है, बजिंग नॉइज, अरे वो तो इसका है, ट्यूबलाइट उतना तो चलता है इसका ही, ठीक ठीक। आप लोग एक बार सारे रिफ्रेश कर लीजिए गाइस, एक बार सारे रिफ्रेश कर लो प्लीज, सारे के सारे रिफ्रेश कर लीजिए जितने लोग हैं, मेरे इसमें दिखा रहे 900 लोग हैं, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं, चलिए, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हमारा कैरिंग कैपेसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइनली फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्टिकुलर लेक है, ठीक है? अब इस लेक में फॉर एग्जाम्पल आपका एक फिश का, एक स्पीशीज का एक कम्युनिटी है पूरा, अब आपको पता नहीं है, राइट? यू गो हेड एंड इंट्रोड्यूस अनदर टाइप ऑफ स्पीशीज इन दिस आर्टिफिशियली, व्हाट हैव यू डन? आपने एक इन्वेसिव स्पीशीज को भेज दिया, फॉर एग्जाम्पल गैम्बूसिया फिश को भेज दिया, तो अनलेस आपको कैरिंग कैपेसिटी का नॉलेज नहीं होता, आपको यहाँ पे अंदर में क्या क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी का नॉलेज नहीं होता, तो क्या करोगे आप? बायोडाइवर्सिटी मार दोगे। कैरिंग कैपेसिटी का वही तो कॉन्सेप्ट है कि ऑल द स्पीशीज दैट कैन कोएग्जिस्ट पीसफुली विदाउट वन गेटिंग डोमिनेंट ओवर द अदर, ठीक है? आप रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज कर रहे हो, वही तो है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है? गोल्ड फिश इज एन इन्वेसिव स्पीशीज, गुड। मुझे और बताओ, और बताइए, 4 5 6 6 तो करते हैं गाइस, कौन सा था? एक मिनट, हाँ, और बताओ गाइस क्या होगा इसका आंसर? लेट्स आइडेंटिफाई, खुद ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ना तो बहुत आंसर्स मिलेगा गाइस, कॉन्सेप्ट्स तो समझते चलेंगे हम लोग। ट्राइबल प्रोटेक्शन, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट, प्लान्ड अर्बनाइजेशन, गुड। मैन मेड डिजास्टर्स, इकोलॉजिकल बैलेंस इज वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट था वो। एफसीए, ठीक है? व्हाट एल्स? बड़ा कुछ सोचो, पॉपुलेशन प्लानिंग, जैसे आप एक जने लिखे थे ना वहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में, विच इज वेरी फेयर पॉइंट टू मी। नंबर 4, इट विल हेल्प इन पॉपुलेशन प्लानिंग, बताइए कैसे? पॉपुलेशन प्लानिंग में कैसे? हाँ, जैसे आप लोग कह रहे हो गाइस, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन मैनेजमेंट जो आप पॉइंट कह रहे हो वो तो वही है ना, लार्जर पॉइंट वही है कि इवेंचुअली आप दिल्ली या गुड़गांव में 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग भी रह रहे हैं सबके लिए आप वाटर, एयर, फूड, ये सब कुछ आप इंश्योर कर सको, वो मैक्सिमम नंबर जो पॉसिबल है। ओल्ड राजेंद्र नगर के एग्जांपल सोचो, फॉर एग्जांपल अगर कभी गए होंगे आपने देखा होगा कैसे वहाँ पे पिजन हाउसेस देखा है, पिजन हाउसेस पिजन के लिए बनाया जाता है छोटा छोटा, वैसा ही है वहाँ पे। सो ओल्ड राजेंद्र नगर हैज एक्सीडेड इट्स कैरिंग कैपेसिटी। पीपल, अगर आप देखो, सेफ्टी इज अ मेजर क्राइटेरिया, सेफ्टी इज अ मेजर क्राइटेरिया। आए दिनों में आपने देखा था मुखर्जी नगर में एक आग लग गया था, काफी सारे स्टूडेंट्स का लाइफ एट रिस्क था, इवन फायर डिपार्टमेंट को भी एफर्ट लगाना पड़ा उनको बचाने के लिए। मतलब क्या है कि उस जगह का कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड कर चुका है, आपका प्लानिंग ठीक नहीं है, आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अग्री? जो भी आईएस इंस्टीट्यूट था, इवेंचुअली स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो घर द्वार छोड़ के पढ़ने को है और आप उनको पहले ऐसे ऐसे घरों में डाल रहे हो, ओके? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कॉम्प्रोमाइज देयर सेफ्टी, करेक्ट? सो पॉपुलेशन प्लानिंग में आपका कैरिंग कैपेसिटी का नॉलेज नॉट जस्ट इन एनिमल्स, इन ह्यूमंस आल्सो, ओके, इज अ मेजर पार्ट। यहाँ पे लिखिए आप, फॉर इफेक्टिव अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग, फॉर इफेक्टिव अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग, बहुत अच्छा पॉइंट है जिन्होंने लिखा था वो। देखो आप लोग आंसर्स पता है, कॉन्सेप्ट्स एनवायरनमेंट के बहुत आसान है, बस आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, उसके बाद तो इट इज जस्ट नॉलेज ऑफ जीएस ओनली, नथिंग एल्स। पॉइंट 5 बताओ, जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे साथ पढ़ा है, दोज हु हैव रेड डिजास्टर मैनेजमेंट
माई क्लास जिन्होंने अटेंड किया है, क्या मैं कह सकता हूँ कि माई कैरिंग कैपेसिटी नॉलेज विल हेल्प मी इन मिटिगेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज? बताइए। पहले तो मुझे ये बताओ गाइस, सारे के सारे अडैप्टेशन और मिटिगेशन में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस है? इसके बगैर तो मैं क्लास आगे ले नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो बेसिक फंडामेंटल। क्या डिफरेंस है अडैप्टेशन मिटिगेशन में, बताइए। अडैप्टेशन में क्या करते हो आप क्लाइमेट चेंज का जो भी इफेक्ट है उससे डील करने के लिए आप कैपेसिटी बनाते हो, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट उसको आप एड्रेस करते हो। और मिटिगेशन में क्या है, आप क्लाइमेट चेंज के रूट कॉजेज को एड्रेस करते हो। करेक्ट है, ये डेफिनेशन करेक्ट है, मुझे बताओ। हाँ, मिटिगेशन इज टू डू विद रूट कॉज, अडैप्टेशन इज टू डू विद इफेक्ट। नाउ मिटिगेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, आपको कैरिंग कैपेसिटी का जब तक नॉलेज नहीं होगा, नॉट जस्ट मिटिगेशन, इवन अडैप्टेशन, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये क्या है, इवेंचुअली अडैप्टेशन की तो बात है कि आप वो कैपेसिटी बनाओ ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके कि आपसे जो 5 लाख बच्चे रह रहे हैं उनको आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, खाना पीना सब दे सको टाइम पे। मिटिगेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज कैसे हेल्प करेगा, मुझे बताओ, थिंक फॉर अ मोमेंट। जब हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट, can I say that the knowledge of the carrying capacity can help me in making sure that there is a strategy to minimize my carbon footprint? बेटर रेसिडेंशियल फैसिलिटी, आपका वो ग्रीन हाउसेज, ये वो सब कुछ जो चल रहा है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो भी काम करता है, ठीक है, आपके एलईडी बल्ब, ये वो सब कुछ, व्हाट इज दैट? इवेंचुअली एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप क्लाइमेट चेंज की जो भी एमिशंस है उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी स्टेप ले रहे हो वो मिटिगेशन के अंदर आता है। करेक्ट। मुझे बताओ, रूपा का यह सवाल है, अगर हम फ्लड रेजिस्टेंट हाउस बनाएंगे, चलिए रूपा का सवाल है कि अगर हम फ्लड रेजिस्टेंट घर बना रहे हैं, ठीक है, हाउस, ये कौन सा इसमें आएगा, अडैप्टेशन या मिटिगेशन? फ्रेंड्स सोचो, ये हम कॉज को एड्रेस कर रहे हैं या इफेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं, बताओ। मेरे फ्लड रेजिस्टेंट घर बनाने से क्या मेरा जीएचजी कम हो रहा है, पहले ये सोचो। फ्लड रेजिस्टेंट घर मतलब क्या, आपका घर जो है आप थोड़ा सा हाइट पे बनाओगे, हाँ, आपका घर का बेसमेंट थोड़ा सा ऊपर पे होगा, ये आपका घर, ताकि पानी आपके नीचे से निकल जाए, कोई टेंशन नहीं है। इस कंस्ट्रक्शन से क्या मेरा जीएचजी कम हो रहा है या मेरी जान बच रही है? सिर्फ जान बच रही है ना, तो क्या हो गया, अडैप्टेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल कि आपको 3-4 ऐसे स्टेप्स देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, मुझे बताओ अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम मिटिगेशन है या अडैप्टेशन? आप पेड़ लगाते हो, बताओ। अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, आप पेड़ लगा रहे हो, मिटिगेशन है, आप जीएचजी के एमिशंस को कम कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, करेक्ट। अच्छा, स्विचिंग टू ड्रिप इरिगेशन, मान लो ड्रिप इरिगेशन पे आप जा रहे हो, मुझे बताओ ड्रिप इरिगेशन से मेरा वो अडैप्टेशन है या मिटिगेशन है? देखो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप सवाल लगा पाओगे इसके। ड्रिप इरिगेशन क्या है? आपके ड्रिप इरिगेशन लगाने से क्या मेरे जीएचजीज कम होंगे? नहीं, पर मेरा सॉइल इरोजन तो कम हो सकता है, हाँ, मेरा वाटर टेबल में वाटर अवेलेबिलिटी मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब क्या है, इट्स एन अडैप्टेशन। यू नॉट एड्रेसिंग जीएचजी डायरेक्टली, पर आप जो कॉज जो इफेक्ट है मेरे क्लाइमेट चेंज के उससे डील करने के लिए आप बेटर इक्विप्ड हो। जीएचजी मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, चलो डोंट वरी, आपको अगर ज्योग्राफी में ये नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, हम ये भी करेंगे, पर फिलहाल के लिए आप समझो ग्रीन हाउस गैसेस के चलते आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना समझो बस। बाकी जब हम लोग वो गैसेस करेंगे तब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। गेटिंग इट, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसका सवाल आएगा तो। कैन वी रिलेट अडैप्टेशन एंड एवोल्यूशन? Is GHG necessary for mitigation? Your mitigation strategy is such कि the whole point of the strategy ना guys is कि मेरा mitigation से मेरा GHG का लेवल कम हो रहा है, that is it। उस और कोई डेफिनेशन नहीं है मिटिगेशन का, सिंपल डेफिनेशन अगर समझना चाहो कि आपके उस काम करने से आपका जीएचजी या तो कम हो रहा है या कंट्रोल कर रहे हो, बस। ओके, तो मिटिगेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली। ओके, और बताओ, एक और आइडेंटिफाई करते हैं, 6 पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, चलो एक आप लोग बताओ फ्रेंड्स, क्या हो गया मेरा ये रिजल्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताइए फ्रेंड्स, एक आप हमको बताओ, मैंने तो 5 बता दी, 6 आप बताएंगे, लेट मी सी, मैं आपका ये देखूंगा, आप में से ही आंसर आएगा। पॉवर्टी एलिवेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस, गुड पॉइंट नहीं किया, बढ़िया। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ड्रिप इरिगेशन, करेक्ट निर्मल, ताकि आपका सॉइल इरोजन कम होना, ताकि आपका वाटर टेबल नीचे ना गिरे, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ पानी ना हो। कितने दफा आपने देखा है कि फील्ड में पानी चल रहा है, फील्ड पूरा ओवरफ्लो कर रहा है, पर वो जो फील्ड में पानी चल रहा है, तो व्हाट इज दैट, इवेंचुअली द लॉस ऑफ वाटर, उससे आपका लीचिंग हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं सॉइल के। डिजास्टर प्रिवेंशन, फाइनेंस असिस्टेंस, बढ़िया, कम्युनिटी प्लान सिटीज हो गया, अर्बन डेवलपमेंट में आ गया, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हमने कर लिया, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गुड, प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग वेरी नाइस। देखो आप लोग पॉइंट कितना अच्छा पता है, जो आप लोग एक पॉइंट कह रहे हो बहुत बढ़िया है, नंबर 6 जो आप लोग कह रहे हो कि आपका से मैनकाइंड का एक हम लोग को पॉइंट जोड़ना चाहिए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे कैरिंग कैपेसिटी के इससे मेरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉजिटिवली अफेक्ट होगा? सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कह सकता हूं, बताइए, ताकि मैं इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस कर सकूं। इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है ना, जब तक आपको नॉलेज नहीं है कैरिंग कैपेसिटी की तो क्या ही कर लोगे, बताओ, कैन आई डू दिस? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 7 लिख लीजिए, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। देखो आप लोगों को आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगेगा। सैटरडे आई वाज नॉट वेरी वेल, पता नहीं मैं दवाई खा के आया था, ऑफ था, मैं आज भी ऑफ है, पर ठीक है, आज थोड़ा इंटरेस्ट है। नंबर 7 लिखेंगे आप, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना, इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। इकोसिस्टम से आपको क्या क्या सर्विस मिलता है, पहले ये मुझे बताओ। इकोसिस्टम आपको पता है, लिविंग नॉन लिविंग और साथ में उनका इंटरेक्शन इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से मुझे क्या क्या सर्विस मिलता है? कैन आई से कि द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन फॉर एग्जांपल इज वन सच सर्विस दैट द इकोसिस्टम प्रोवाइड्स टू मी। फॉर एग्जांपल सोचो सर्विस क्या है, कुछ आपको आगे बढ़ के कोई कुछ दे रहा है, कुछ काम कर रहा है आपके लिए, इकोसिस्टम मेरे लिए क्या काम कर रहा है? पॉलिनेशन कर रहा है। कैन आई से एयर प्यूरिफिकेशन, फॉरेस्ट क्या काम करते हैं आपका, एयर प्यूरिफाई करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन कर रहा है आपका, नेचुरल आपका सॉइल पानी में जाता है, पानी सॉइल में जाता है, उसके बाद फिर वो ऊपर चढ़ के बारिश होता है, जो गंदा पानी गया ऊपर से तो साफ पानी आ रहा है, थोड़ी ना नाली का पानी आ रहा है, एसिड रेन को छोड़ दो तो नॉर्मल पानी आ रहा है, नॉर्मल पीएच के आसपास का होता है, वाटर प्यूरिफाई हो रहा है, और क्या हो रहा है मेरे इकोसिस्टम से, सोचो। कैन आई से क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन होता है मेरे इकोसिस्टम से। अगर मेरा फॉरेस्ट का क्लाइमेट क्या मेरा ग्रासलैंड का क्लाइमेट जैसा सेम है? नहीं। डेजर्ट का क्लाइमेट क्या मेरा माउंटेन का क्लाइमेट जैसा सेम है? नहीं। तो मतलब वहाँ का क्लाइमेट का जो लोकल रेगुलेशन है वो भी उसमें भी एक किरदार प्ले कर रहा है मेरा कैरिंग कैपेसिटी। गेटिंग इट? क्या आप इसका आंसर लिख पाओगे मुझे बताओ ये सवाल का?
डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वाइटल। लो भाई, हमने 6 एविडेंसेस प्रेजेंट किए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कैरिंग कैपेसिटी कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। लिख पाओगे इसका आंसर? एक काम करो, जो लोग इंटरेस्टेड हो इसका आंसर लिखो, आपके डैशबोर्ड में एक आंसर राइटिंग का एक वो है जहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। ओके, गो अहेड, सबमिट योर आंसर देयर, वो सीधा मेरे पास ही आएगा। वी विल डिस्कस द मॉडल आंसर फॉर दिस इन टुमारोज क्लास। अभी हम देखेंगे आदित्य, अब नेक्स्ट सवाल जो आपका है वो वही है, वही मैं आज करने वाला। ठीक है, प्लीज गो अहेड एंड डू दिस। अगर सच में सीखना चाहते हो ना गाइस, ये करो ना, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। मैंने आपको सारा फोल्डर पॉइंट बता दिया, बस आपको शब्दों में लिखना है। ओके, नाउ दैट वी हैव डन कैरिंग कैपेसिटी, प्लीज इसमें काम और करना, एक कंक्लूजन जरूर डालना प्लीज, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना कि भैया ये कैरिंग कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल किस प्रोसेस में है? फॉर इंक्लूसिव प्लानिंग। ठीक है, आपको इंक्लूसिविटी पे फंक्शन करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है सस्टेनेबिलिटी के बारे में गाइस। ये शब्द जहां भी आए आप समझ लो कि आपका आंसर इनकम्प्लीट है अगर आप वर्ड इंक्लूसिव का आंसर में नहीं चेप रहे हो। तो इंक्लूसिव प्लानिंग के लिए आपको कैरिंग कैपेसिटी का नॉलेज होना जरूरी है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे हमारा पॉपुलेशन हाई है। ठीक है, वेयर मेनी से प्रेशर ग्रुप्स और यू कैन से सब ग्रुप्स ऑल हैव टू बी सर्व्ड, सबका इंटरेस्ट को साथ में लेके चलना है। प्लस हमारे पास बहुत सारा इकोलॉजिकल, फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनके पॉपुलेशन के सर्विसेज के लिए हम ऑलिव रिडली टर्टल को मार दें, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको मान लो एक एविडेंस पेश करना है इसमें, ठीक है, कि कैसे भारत सरकार एक इंक्लूसिव प्लानिंग कर रहा है, तो आप ये लिख सकते हो, ये एविडेंस देखो। अगर एक एग्जांपल आपको चेपना है, वैसे तो कंक्लूजन में कभी एग्जांपल नहीं डालते हैं, पर एक एग्जांपल अगर आपको चेपना है तो आप लिख सकते हो कि ऑलिव रिडली टर्टल्स कहाँ मिलते हैं फ्रेंड्स? ऑलिव रिडली टर्टल्स कहाँ मिलते हैं, कौन से स्टेट? ओडिशा। दीपक भाई रुको रुको, कॉन्सेप्ट सुनो यार, चैट में थोड़ी देर में 5 मिनट रुको ना, पहले कॉन्सेप्ट समझो फ्रेंड्स। मैं आपका सवाल देखूंगा दीपक, फॉर श्योर, थोड़ा सा मेरे साथ बेर। ओडिशा, भीतर कनिका, गाहिर माथा के आसपास है। अभी आप सोचो, सच इज द इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट भारत सरकार का पॉलिसी ये है कि जब उनका वहां पे हैचिंग सीजन होता है, वहां पे आप देखोगे हमारा एक मेजर मिलिट्री फैसिलिटी है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको पहले व्हीलर आइलैंड कहते थे। ठीक है, सच इज द इंडियन स्टेट्स फोकस ऑन इंक्लूसिविटी, कि जब इनका हैचिंग सीजन होता है भारत अपना पूरा मिलिट्री लॉन्चेस रोक देता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपके ऑलिव रिडली टर्टल का हैचिंग शांति से हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर वेरी क्रिटिकल। सोचो, आप नेशनल सिक्योरिटी को बैक बर्नर पर रखने को तैयार, तो ये लिखो, लिखो इसमें ऑलिव रिडली टर्टल का हैचिंग सीजन के दौरान, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उससे लॉन्चेस आर स्टॉप्ड। अब्दुल कलाम आइलैंड, उससे आपके लॉन्च पे पॉज कर दिया जाता है, लॉन्चेस आर पॉज्ड। सच इज द इंडियन गवर्नमेंट्स अप्रोच ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आवाज होगा ना, आप सोचो इनका मीटिंग सीजन है एक तरीके से, हैचिंग सीजन मतलब मिलिट्री लॉन्च कर रहे हो, आवाज होगा, ग्राउंड में थोड़ा कंपन होगा, यू डोंट नो हाउ विल दे रिएक्ट। डू यू वांट टू टेक दैट चांस एज अ स्टेट? नो। आपको अगर 10 दिन बाद आप टेस्ट कर लोगे कुछ, ठीक, तो दिस इज डन। इनायत थोड़ा सा इशू है, कभी-कभी होता है टेक्निकल का, क्या कर सकते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल, कभी कभार फील कर जाता है जब इसरो का इशू हो सकता है तो हम क्या चीज़ है। ठीक है, इनायत वेलकम वेलकम, मैं करूँगा सब कुछ करूँगा। लेट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जॉइन टू। ठीक है, ऐसा है कि मैं अभी यहाँ पे चैट बस एक साथ में एक ही का देख पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे लिखेंगे प्लीज, लाइक बेयर विथ मी फॉर टुडे। ठीक है, वी आर वर्किंग फ्रॉम डिफरेंट स्टूडियो। ठीक है, परफेक्ट। ओके, कंक्लूडिंग पार्ट जिन लोगों ने नहीं समझा, विल गो अहेड एंड लुक एट इट। देखो कंक्लूडिंग पार्ट में आपने क्या लिखना था इवेंचुअली। ब्रेक। सर एक बार लाइकन का स्लाइड देख लो, देख लो लाइकन का स्लाइड देख लीजिए, जस्ट लुक एट इट, कहाँ गया लाइकन, ये वाला, हैव अ लुक। बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा। हाँ, शिवमजीत क्या करें, वी हैव टू बी काम ना, हम काम नहीं होंगे तो कैसे होगा। गुड इवनिंग, नमस्कार एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, थैंक्स फॉर बीइंग सो पेशेंट। नहीं तनुज क्लास रिज्यूम नहीं किया, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 2-3 मिनट्स, 7:25 पे चालू करेंगे, जैसे टाइम दिया है बच्चों को। कोई ऐसे अभी चाय बनाने गए हो, मैं पहले चालू कर दूं, इट्स नॉट फेयर। अब नहीं रुकना चाहिए होपफुली फ्रेंड्स। देखो वैसे गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, पर अब मेरे ख्याल से रुकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीनियर लोग आके सब कुछ सॉर्ट आउट कर ले गए हैं, तो अब नहीं होना चाहिए इशू। ठीक है, ओके, अभी तक समझ में आ रहा है ना गाइस, इतना हमको बताओ, कंक्लूजन रिपीट करेंगे गाइस। पवन अभी करेंगे, दैट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू कम, डीप इकोलॉजिज्म एंड शैलो इकोलॉजिज्म। ठीक है, विल डू दैट टू शाफिया, डोंट वरी, वंस वी फिनिश दिस देन विल डू दैट। ओके, वो फोटोसिंथेटिक वाला वो थोड़ा देरी है सर, कैरिंग कैपेसिटी वो क्लासेस रीच्ड, सोमनाथ, यू करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कभी-कभी होता है वैसे। अब देखना बाय द एंड ऑफ इट आप सारे सवाल ऐसे आराम से लगाओगे ना। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि एनवायरनमेंट का थोड़ा हुआ है बस, इट इज नथिंग, बहुत आसान है। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी जिनका पक्का है ना, आप 30% आपका प्रीलिम्स इज डन, मेजर पार्ट ऑफ प्रीलिम्स इज डन। पार्थो, शवनी जस्ट रिलॉन्च वेरी क्विकली बेटा, पार्थो वर्ड्स विल कम। ठीक है, मुश्किल लग रहा है शवांग, इट्स नॉट मुश्किल, आई टेल यू समथिंग शवांग, जस्ट फॉलो द लेक्चर, उसके बाद हम सवाल जो लगा रहे हैं उस पे फोकस करो। ओके, थिंक फ्रॉम द, शवांग एक काम करो, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, you are not to use extreme terms and you are to know the differences between the major ones। क्या क्या डिफरेंस है, हैबिटेट, इकोसिस्टम, नीश, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो सारों का आपको क्लैरिटी होना चाहिए। हाउ इज बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट फ्रॉम बायोस्फीयर, वो सब जब पता है ना, तो उसके बाद जो आता है वो आसान है। फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ, एवरीथिंग एल्स इज नॉइज। कार्बन फुटप्रिंट बताएंगे, देखो अभी सिंपल तरीके से, अभी वैसे कार्बन फुटप्रिंट तो आगे आएगा, पर क्योंकि मैंने वो शब्द इंट्रोड्यूस किया तो उसको समझो। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? फुटप्रिंट क्या होता है? हमारा पैर का छाप। तो कार्बन का हमारा छाप जो है ना, उसको हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। फॉर एग्जांपल रवि, हमने पहले डिस्कस किया है, आई एम श्योर आपको याद भी होगा, हमने डिस्कस किया था जिस दिन मेरे स्टूडेंट ने डांट भी दिया था कि अरे तुम बहुत इधर-उधर का पढ़ाते हो पर वो पॉइंट रेलेवेंट है, क्यों? क्योंकि उसने डिस्कस किया दो लोगों को, लियोनार्डो डिकैप्रियो और हमने डिस्कस किया था फॉर एग्जांपल हमारी एक पुअर इंडियन वुमन। ठीक है, अब उसने क्या देखा था कि ये ऐसा प्राइवेट जेट में घूमता है, इसका जेट एमिशंस कर रहा है, करेक्ट, और ये बैठ के फायरवुड से खाना बनाती है, तो मतलब इसका भी जेट, इसका भी एमिशंस हो रहा है यहाँ पे। तो बस वही है कि इसका जो एमिशंस है ना, वो इस पुअर वुमन का हो गया कार्बन फुटप्रिंट, कि वो जहां-जहां कार्बन एमिशंस में अपना योगदान दे रही है। और लियोनार्डो डिकैप्रियो का घर पे एसी चलाता होगा, हम भी चलाता होगा, फरारी दौड़ाता होगा, फरारी क्या 1 किलोमीटर चलने के लिए 20 लीटर पेट्रोल जा रहा है आपका, तो आपका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है। अभी आप टाटा नैनो चलाते हो तो कार्बन फुटप्रिंट कम है। ठीक है, अगर ईवी चलाते हो तो शायद और भी कम हो।
करेक्ट? तो ये है कार्बन फुटप्रिंट। अब जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि ठीक है मेरे से जो एमिशंस हो रही है वो कार्बन फुटप्रिंट है, तो अब आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे कार्बन फुटप्रिंट को मुझे, ठीक है, कैसे कार्बन फुटप्रिंट और इसका रेगुलेशन, जो भी आप देखोगे ना रेगुलेशन, जो भी रूल्स वगैरह बन रहे हैं, ये एक से नॉट अ कंट्रोवर्सी बट इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसा कि हम किस तरह के एमिशन को हम पहले रोकें, क्या इसका एमिशन अननेसेसरी है या इसका एमिशन अननेसेसरी है। तो आप देखोगे कि वेस्ट में जो एमिशंस हैं वो लग्जरी के लिए होते हैं और हमारे यहाँ जो ग्लोबल साउथ के एमिशंस हैं वो नेसेसिटी के लिए होते हैं। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, क्लास शुरू नहीं हुआ, मैं ऐसे एक ये बता रहा था, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको कार्बन फुटप्रिंट का आपको नेचर भी समझना जरूरी है। सिर्फ ये बोलना कि अच्छा फलाना कंट्री एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन निकालता है, उससे मुझे कुछ नहीं समझ में आता, दैट इज जीरो इन्फॉर्मेशन। मुझे आप बताओगे कि पॉपुलेशन सेगमेंट वाइज कैसे कार्बन एमिशंस है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हर एमिशन नेसेसिटी के लिए नहीं होता, हर एमिशन लग्जरी के लिए नहीं होता। अभी आप याcht पे घूम रहे हो और वहां सिगार जला रहे हो और फरारी दौड़ा रहे हो, तो वो आपके जीने के लिए नेसेसरी तो नहीं है। हाँ वो आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कर रहे हो, बट इज दैट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर? नो, दैट इज क्लाइमेट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम कहते हैं। पर बस्तर जिले में या कोई भी जिले में, साउथ बंगाल में, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में कोई महिला अगर वहां पे फायरवुड से अपना खाना बना रही है तो वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द कांसेप्ट, वो हम समझेंगे। वो क्लाइमेट जस्टिस की जब हम बात करेंगे उसमें बहुत सारे कांसेप्ट्स हैं इंटरेस्टिंग वाले, इंटरेस्ट लेके समझो गाइस, ठीक है। चलो लेट्स रिज्यूम द क्लास। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बात तो कि जिन लोगों को उसके कंक्लूजन में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था इस सवाल के कंक्लूजन में, विल जस्ट टेक अ लुक एट दैट वेरी क्विकली, ठीक है। इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कंक्लूजन में हमें लिखना क्या है, ठीक है, व्हाट एम आई गोइंग टू राइट। जो आप लोग लिखोगे मैं आपको थोड़ा सा बस पॉइंटर्स बता दे रहा हूं, ठीक है। कंक्लूजन में मैं क्या लिखूंगा, जब मैंने सारा बता दिया सॉरी कार्बन से कैरिंग कैपेसिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो रिलेशनशिप है, उसके बाद क्या मैं इतना कह सकता हूं कि कार्बन कैरिंग कैपेसिटी का जो कांसेप्ट है इट इज फंडामेंटल इन फिगरिंग आउट माय डेवलपमेंटल प्लानिंग। देखो मैं कैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं इट इज फंडामेंटल, कैरिंग कैपेसिटी इज फंडामेंटल टू डेवलपमेंटल प्लानिंग। नीति आयोग जो काम कर रहा है, हर एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुक, हर स्टेट, हर रीजन के लिए एक प्लान ड्रॉ करते हुआ, तो मतलब आपको हर जगह का सर्वे करके पता करना पड़ेगा पहले कि हर एरिया का कैरिंग कैपेसिटी क्या है, करेक्ट? ओके प्रद्युत, तो वो दैट डिपेंड्स ऑन द फीडबैक। मैं भाई मेरे ऊपर तो है नहीं वो, अगर आप लोग मेरे साथ समझ रहे हो तो हम साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, दैट इज नो प्रॉब्लम, वो आगे देखेंगे, बात के बाद है। फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी इज फंडामेंटल टू डेवलपमेंटल प्लानिंग। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये कैरिंग कैपेसिटी का नॉलेज मुझे एक से एक ढांचा देता है, हाँ, समझने का कि मेरा ह्यूमन नीड्स और वांट्स क्या है, एक फ्रेमवर्क मुझे प्रदान करता है ये नॉलेज। द नॉलेज ऑफ कैरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड्स मी विद अ फ्रेमवर्क फॉर बैलेंसिंग ह्यूमन एक्टिविटी विद माय कैरिंग कैपेसिटी। ह्यूमन एक्टिविटी वर्सेस इकोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल चलो इसी का देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखो जो मैं ये लिख रहा हूं कैसे, शिवांग फॉर एग्जांपल, शिवांग आई एम अज्यूमिंग, लेट्स अज्यूम दैट शिवांग इज फ्रॉम से लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में मैं क्या जानता हूं, ड्राई है, ठीक है, सीस्मिकली एक्टिव एरिया है, जोन 4 में आता है ये, ठीक है। वहां पे आपके बहुत सारे ऐसे एंडेमिक स्पीशीज हैं, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज है, बायोडाइवर्सिटी है, करेक्ट। नो ऐसे एरिया पे जाके क्या मैं वहां पे अभी कोका कोला का प्लांट लगा सकता हूं क्या, बताओ मुझे। हाँ, अगर आप डीसी लद्दाख रहे, डीसी लेह रहे, वुड यू अलाउ दिस? नो। वहां पे पानी का आप देखोगे कि आपका जास्कर रिवर या फिर सिंधु रिवर है, इंडस रिवर है, इसको चाहिए पानी भर के, तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर गोइंग अहेड एंड फिगरिंग आउट कि मेरा नेचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैसा है। हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी ना हर तरह का इंडस्ट्री लगा सकते हो, करेक्ट। वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री आप चाहते हो कि जहां मेरा वाटर रिच एरिया हो वहां पे जाए, ठीक है। तो वो प्लानिंग में आपको हेल्प करता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अर्बन प्लानिंग बट डेवलपमेंटल प्लानिंग, कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में किस किस तरह का इंडस्ट्री आएगा वो कैरिंग कैपेसिटी देख के डिसाइड करोगे। गॉट इट? हाँ, आर यू गेटिंग इट? तो कैन आई से दैट द नॉलेज ऑफ कैरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड्स मी विद द हार्मोनियस रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड सस्टेनेबल यूज। समझ, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और सस्टेनेबल यूज के बीच का जो दायरा है वो मेरा कैरिंग कैपेसिटी का नॉलेज और कम करता है। इट मेक्स मी टेक अ बेटर डिसीजन। गेटिंग इट? तो अब आप कंक्लूजन लिख पाओगे फ्रेंड्स, हमको बताओ, ठीक है। आपको मुझे भाई आपके जो डैशबोर्ड है उसी में आंसर लिखना है, प्लीज 250 शब्दों के अंदर ही लिखना, डोंट एक्सीड द वर्ल्ड लिमिट। 220 का भले लिख दो, 260 का मत लिखो, ठीक है। जो स्पेस है आपको स्पेस में लिखना है, डू दिस, भेजो अपने डैशबोर्ड पे जाके ईमेल आईडी, ठीक है। चलो वंस यू हैव डन दिस आगे बढ़ते हैं और ये देखो जो लास्ट कांसेप्ट हमने यहां पे देखा उसी से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज वाला, ठीक है। क्योंकि अब इकोसिस्टम खत्म होने का आया तो ये लास्ट 2-3 कांसेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होते हैं। ओके लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विसेज, डिस्कस द नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इकोसिस्टम सर्विसेज। क्या बात है दीदी, हम चेक करेंगे फॉर श्योर, थैंक्स, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जाके डिसाइड किया कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या होती है, जो सर्विसेज मुझे मेरा इकोसिस्टम बना के दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने डिटरमाइन किया पॉलिनेशन एक सर्विस है, वाटर प्यूरिफिकेशन, एयर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ माय इकोसिस्टम सर्विस। प्रद्युत आप लिखोगे ना, फिर जो भी होगा मैं आपको समझाऊंगा, अनलेस यू अटेम्प्ट, मैं आपको जितना भी सिखा दूं ना इट विल नॉट बी यूजफुल। आप अटेम्प्ट करो, मैं आपको फॉर श्योर गाइड करूंगा कि आप बेटर आंसर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इकोसिस्टम सर्विसेज में और क्या क्या आता है, मैं अगर चाहूं लेट्स ब्रेक दिस, चलो इसका नोट्स बनाएंगे गाइस, ये आपकी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है तो इसका नोट्स बनाओ थोड़ा। इकोसिस्टम सर्विसेज को मैं 4 भाग में तोड़ सकता हूं, इसका नोट्स बनाइए प्लीज, मैं सजेस्ट कर रहा हूं इसको लिख लो। 4 भाग में मैं इकोसिस्टम सर्विसेज को तोड़ सकता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। इसको लिखिए प्लीज। पहले वाले को हम कहते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, ठीक है। प्रोविजनिंग सर्विसेज क्या होते हैं, जो सारे चीज हमें एक गिफ्ट के तौर पे मिलता है इकोसिस्टम से, नेचर से, ठीक है। दीपक मैं अगर कमेंट ही देखते रहेगा तो पढ़ाऊंगा, मुझे बताओ क्या लिखे आप लोग। हेलो 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 दीपक, दीपक आपका कमेंट देखिए, बताइए बताइए, मैं आपके कमेंट के लिए वेट कर रहा हूं। इज देयर एनीथिंग समथिंग दैट वी आर डूइंग रॉन्ग हियर? हां भाई दीपक बताओ, व्हाट इज द क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज द क्वेश्चन, आई विल हेल्प यू। वेट क्लास, लेट्स एड्रेस दीपक इशू फर्स्ट। कुछ तो इशू है, क्या है दीपक बताइए। लैग हो रहा है दीपक, आर यू नॉट एबल टू रीड, विल एड्रेस इट, जो भी इशू है वी कैन एड्रेस इट, बताओ, आई एम वेटिंग। प्रीवियस कमेंट आप दीपक ट्राई कर दो ना, मुझे लिखा दो, बता दो यार। प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग, वेरी नाइस विकल्प, बढ़िया। लेट्स क्विकली एड्रेस इट, चलो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रोविजनिंग सर्विसेज। सर सब कुछ ठीक है ना, परफेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। दीपक एक बार रिफ्रेश कर लो, मेरे ख्याल से काम करना चाहिए, इट शुड रिफ्रेश करके कर लो, इट शुड वर्क। रिफ्रेश कर लीजिए दीपक, ठीक है। माय डाउट्स आर विद ह्यूमन, इट इज कैनिबलिज्म, हां शिवम ऑब्वियसली,
ठीक है। प्रोविजनिंग सर्विसेज में क्या क्या है देख लीजिए, मेरे फूड, मेडिसिनल प्लांट्स, वाटर, ये मेरे प्रोविजन के सर्विसेज है। ठीक है। रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या आता है जो हमने डिस्कस किया अभी, लिखो यहाँ पे। रेगुलेटिंग में आपका आता है क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन, कितना आसान तो है फ्रेंड्स, क्या ही जो रेगुलेट कर रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रिपीट करिए, करता हूँ दीपक, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। एयर भी लिख लो यहाँ पे, करेक्ट, एयर भी है प्रोविजनिंग में, करेक्ट आप। ओके, सपोर्टिंग में मुझे बताइए क्या क्या है। सपोर्टिंग में क्या क्या है मेरा, थर्ड सपोर्टिंग। इकोसिस्टम में क्या क्या मिलता है मुझे, स्पीशीज मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज मिलते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी, सॉइल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सॉइल। ठीक है। और लास्ट वाला हम कहते हैं रिक्रिएशनल या कल्चरल, दोनों में से कोई एक कह सकते हो, कल्चरल या रिक्रिएशनल। ठीक है। इकोसिस्टम से मुझे क्या क्या मिलता है, ये तो है, यही 4 के अंदर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे टूरिज्म और ये वो का बेनिफिट मिल जाता है। बताइए, टूरिज्म, रिसर्च, एजुकेशन, दैट इज माई इकोसिस्टम का सर्विसेज। ठीक है। गॉट इट। नाउ टेल मी द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाई द नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इकोसिस्टम सर्विसेज। इसका पॉइंट मुझे बताओ फ्रेंड्स। जब हमने देख लिया हाँ कि फूड, प्लांट्स, वाटर, क्लाइमेट, सॉइल, स्पीशीज, ये सारे गिफ्ट्स हैं जो मुझे मेरा इकोसिस्टम दे रहा है, तो उनको मैं क्यों प्रोटेक्ट करूंगा। सॉइल रेगुलेटिंग में क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, आप सपोर्टिंग में हम उसको कहेंगे ना, सॉइल को आप ऐसे समझो, सॉइल क्या करता है, एक अच्छा इकोसिस्टम मुझे एक अच्छा सॉइल देगा जिससे कि मैं अपना एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री सपोर्ट कर सकता हूँ, उसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री सपोर्ट रेगुलेट थोड़ी ना करूँ, करेक्ट। तो सॉइल में एक सपोर्टिंग सिस्टम में आता है। ठीक है। तो क्यों हम इसको जाके प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करेंगे भाई, बताओ, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाला पॉइंट। प्रोटेक्ट एंड कंजर्व क्यों करना जरूरी है, पॉइंट नंबर 1 बताइए। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, सस्टेनेबल, करेक्ट। पहली बात तो क्या, फर्स्ट कैन आई से आई नीड इट फॉर से सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। वो जो लाइन आप लोग सारे उसमें अपने एसेज में चेपते हो, अगर द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, जो गांधी जी ने शायद कभी कहा था, वही तो है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की बात ही तो वही तो है कि आप इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रोटेक्ट करो, कंजर्व करो। गांधी जी की लाइन वो हर स्टूडेंट वही लिखता है, नया कोट के लिए तो मैं तरस गया कभी भी, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा इकोसिस्टम सर्विसेज मेरा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्प करेगा। इनको अगर मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, अगर मैं अपने सॉइल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो आप क्या कर रहे हो, पानी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो क्या कर रहे हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस अगर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, करेक्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ बायो रिसोर्स, वेरी नाइस। सो कैन आई से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखो पहले बुलेट पॉइंट्स निकालना सीखिए फ्रेंड्स, अनलेस यू रियलाइज कि बुलेट पॉइंट्स आपके ऐसे हाथों हाथ आ रहे तभी आप आंसर अच्छा सा लिख पाओगे। इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू इज आल्सो वेरी करेक्ट। ठीक है। व्हाट एल्स, ये देखो फ्रेंड्स थोड़ा क्या क्या हमने डिस्कस किया यहाँ पे। वी हैव क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन, सॉइल। इन तीनों से ही मैं क्या नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बना सकता हूँ। कैन आई प्रिपेयर बेटर इफ माई इकोसिस्टम इज कंजर्व्ड। आज जो सिक्किम में या आपके अर्थक्वेक्स होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, ये वो जो भी होते हैं, व्हाट आर दैट गोज एंड हिंडर्स माई इकोसिस्टम ऑफ द प्लेस। सो द प्रोटेक्शन ऑफ द इकोसिस्टम इज अ मेजर क्राइटेरिया इन माई मिटिगेशन एफर्ट्स अगेंस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। नो नो, आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, इसके बाद खत्म करेंगे, ये हो गया लास्ट 2 पॉइंट। बताइए मुझे, कैन आई से इट कैन हेल्प मी बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर, रेजिलियंस अगेंस्ट डिजास्टर, नेट डिजास्टर, ये बढ़ेगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हेल्प होगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हेल्प होगा, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस में हेल्प होगा। और बताओ, और ऑब्वियसली वो लास्ट पॉइंट लिख लो, टूरिज्म इंडस्ट्री, वो इकोनॉमिक वैल्यू में आ जाएगा। इकोनॉमिक वैल्यू, टूरिज्म हो, आपका मेडिसिनल प्लांट्स हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशरीज हो, सारे तो उसी में चल रहे, टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ये सारे क्या है आपकी इकोनॉमिक वैल्यू भी देते हैं। तो बस इकोनॉमिक वैल्यू से फिर आप नंबर 6 ले आओ, सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बहुत बढ़िया। देखो अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगा, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। डन डन डन। बताओ इसका आंसर भी आराम से लिख पाओगे। हाँ, क्या हम कह सकते हैं कि मेरा इकोसिस्टम सर्विसेज का प्रोटेक्शन, अगर मैं इकोसिस्टम के सर्विसेज को प्रोटेक्ट करता हूं, देन आई एम हेल्पिंग नॉट जस्ट से माय ह्यूमंस, आई एम आल्सो हेल्पिंग माय फ्लोरा, आई एम आल्सो हेल्पिंग माय अदर फौना। तो अगर एक पर्टिकुलर काम से आप 3 लोगों का, 3 पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स का फायदा कर रहे हो, तो कैन आई से इट इज एन इंक्लूसिव स्ट्रेटजी। हाँ भाई, एब्सोल्युटली इट इज एन इंक्लूसिव स्ट्रेटजी। हाँ, इंटरलिंकिंग तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा 100%। 250 वर्ड्स संसुल, 250 वर्ड, दैट इज ऑल। 4 कंपोनेंट समझ में आ रहा है, चलो देखो 4 कंपोनेंट देख लेते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा। इकोसिस्टम सर्विसेज को हमने तोड़ा है 4 भागों में फ्रेंड्स, इनको हम एक एक करके हम फिर से रिपीट कर देते हैं जो लोगों का शायद बफरिंग के चलते इशू हो गया था। ओके, फर्स्ट प्रोविजनिंग सर्विस क्या है, वो सारी चीजें जो मेरे से फॉर एग्जांपल ह्यूमन काइंड के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल मानी जाती है। ठीक है, यही है उसका कॉन्सेप्ट, इसको लिख लो यहाँ पे अगर चाहो तो। प्रोविजनिंग का अर्थ है एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, सो यू लुकिंग एट व्हाट, फूड, प्लांट्स, वाटर, एयर, इवन सनलाइट। सनलाइट विल बी अ पॉइंट ऑफ दिस। नंबर 2 रेगुलेटिंग, मतलब क्या, वो सारी चीजें जो मेरा क्लाइमेट को रेगुलेट कर रही हैं। इकोसिस्टम्स क्या करती है, मेरा क्लाइमेट सीक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करती है। हाँ, मेरा प्रेसिपिटेशन, मेरा ड्राइनेस, किस तरह का हवा होगा, पानी होगा, सब इकोसिस्टम्स विल डिटरमिन, करेक्ट। वाटर रेगुलेशन, आपका डेजर्ट में आप देखोगे वाटर टेबल बहुत नीचे है, इक्वेटोरियल एरियाज में वाटर टेबल बहुत ऊपर है, तो क्या है वो वाटर टेबल भी आपका डिटरमिन हो रहा है किस तरह का इकोसिस्टम है। तो क्या, व्हाट इज दैट, रेगुलेटिंग द वाटर लेवल, ट्रू। सिमिलरली सपोर्ट मतलब क्या, जो वो सारी चीजें जिससे कि आप इवेंचुअली आर गोइंग अहेड एंड से सपोर्टिंग मैनकाइंड ऑन अर्थ। सॉइल इज अ सपोर्टिंग फेनोमेनन, एनवायरनमेंट में हम सपोर्टिंग फेनोमेनन कहते हैं क्योंकि उससे इवेंचुअली आपका एग्रीकल्चर लिंक्ड है, उससे आपका बायोडाइवर्सिटी लिंक्ड है, तो वो इकोसिस्टम मुझे भी वो प्रदान करता है। और फाइनली जो फिफ्थ वाला मिसलेनियस या टूरिज्म या इकोनॉमिक वैल्यू या सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए जो ह्यूमन एंगल है, भाई 4 तरह में हमने तोड़ा है। कीर्ति पूछो, सवाल पूछो, पूछो मुझे, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़ते हैं, मुझे बता दो कोई सवाल है अभी। क्लियर हो गया फंडा कि इकोसिस्टम सर्विस क्या होता है। इट विल हेल्प कीपिंग द अर्थ डिफरेंट, करेक्ट। व्हाट्स द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ
व्हाट इज द आंसर? ओके, विल डिस्कस दैट। क्लियर है? क्लास कब तक? 8:30 बजे तक करेंगे। चलो डन। विद दैट वी कम टू द नेक्स्ट मेजर पॉइंट नाउ माय फ्रेंड्स। ठीक है, इसको प्लीज लिखेंगे आप, जो मैंने आपको कहा है वो लिख लेना, क्योंकि आपके बुक में शायद नहीं है मेरे ख्याल से, मोस्ट लाइकली, तो यू विल हैव ट्रबल। इसको प्लीज लिख लो अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड, बिकॉज़ आज बहुत कुछ है करने को। अब हम देखेंगे बायो जियोकेमिकल। मुझे इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा है। व्हाई स्पीशीज इज इन सपोर्टिंग सर्विसेज। आपका स्पीशीज ह्यूमन काइंड के सर्वाइवल के लिए जरूरी है क्या? आज के दिन ऑलिवर रिडली टर्टल मर गया, मैं मर जाऊंगा क्या? आप मर जाओगे क्या? सिंपल। वो सपोर्ट है, वो रहे ना रहे पर ठीक है, पर उसका एक वजूद है अपना। क्या वजूद है भाई? कंजर्वेशन वैल्यू है, टूरिज्म है, काफी सारे इंडस्ट्री लिंक है उससे। करेक्ट। पर क्या वो उसके मर जाने से मेरे ह्यूमन काइंड का सर्वाइवल अटक जाएगा? नॉट नेसेसरी, अनलेस वो प्रेडेटर स्पीशीज हो या फ्लैगशिप स्पीशीज हो या एपिक स्पीशीज हो। ठीक है, तो उसको हम सपोर्टिंग मानेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मैंने सॉइल यहाँ लिखा है, अर्थ के कुछ एरियाज में आप देखोगे, फॉर एग्जांपल पॉट सॉल्स, हमने पॉट सॉल्स के बारे में पढ़ा, तो क्या वहाँ पे एनिमल्स नहीं रहते? क्या वहाँ पे आपके बेसिक फॉर्म्स ऑफ प्लांट लाइफ नहीं है ना? तो क्या फर्क पड़ा? सॉइल है, वो सपोर्टिंग है वो। ठीक है, इट इज नॉट द प्राइमरी कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। गॉट इट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार देखो बुक्स में, देखो जाके, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड बायो जियोकेमिकल साइकिल माय फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगला 45 मिनट ये करेंगे, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। वी आर गोइंग स्लो, पर एटलीस्ट यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके, वेट, इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग अपने बुक से तो पढ़ते नहीं हो, आई नो दैट। 24 राइट। वेट वन सेकंड माय फ्रेंड्स। अच्छा, रिसीव योर फीडबैक बाय द वे। काफी लोगों ने फीडबैक भेजा है, काफी लोगों ने बहुत काइंड वर्ड्स लिखे हैं। आई कैन ओनली थैंक यू। जिन लोगों ने मुझे इंप्रूव करने को कहा है, मैंने आपका सजेशंस पढ़ लिया है, एंड यू विल सी इंप्रूवमेंट, विल सी मी ब्रिंगिंग चेंजेस एज पर यू वांट। ओके, आई रियलाइज इट इज difficult to have like complete satisfaction in a class of 700, but we'll try our best. Okay, now let's look at biogeochemical cycles. Sorry, you are very kind. Okay, the study IQ books need to be studied cover to cover. समित बायोडाइवर्सिटी करेंगे, पहले बायोकेमिकल साइकिल करना है। आयाज वो आप बताओगे, मुझे क्या पता, वो तो स्टूडेंट्स बताएंगे, अगर उनको कुछ डिफरेंट चाहिए। ओके, बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसमें थोड़े बेसिक पॉइंट्स लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, चलो भाई, ऐसा पार्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी पढ़ते भी नहीं है प्रिपरेशन के दौरान, तो ये देखेंगे क्या है इवेंचुअली बायोजियोकेमिकल साइकिल। अगर इसको तोड़ो आप, तो आप देखोगे लिखा है बायो प्लस जियो प्लस केमिकल, और साइकिल है मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस जो घूम घाम के ऐसे बंद हो रहा है, क्लोज्ड लूप है। साइकिल मतलब यूनिडायरेक्शनल नहीं है। करेक्ट, तो बस हमने ये सिंपल तरीका समझना है कि है क्या यहाँ पे। ठीक है, बायो में क्या क्या आता है मेरा, देखो इधर, बायो में क्या क्या आएगा, पहले ऐसे लिखो फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में आए जब आप रिवाइज करोगे। बायो में बताओ क्या क्या आएगा, जिन लोग चैट लिख रहे हैं मुझे बताइए। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना, वेरी नाइस, फ्लोरा एंड फौना, बहुत बढ़िया। इवेंचुअली ये डेड होंगे, दे हैव टू डाई, तभी तो जाके लिविंग में थोड़ी ना कोई साइकिल में घुसेगा। फ्लोरा या फौना, ठीक है, वेरी नाइस, बढ़िया। लेट्स गो फॉरवर्ड। व्हाट इज माय जियो? व्हाट इज द जियो पार्ट? द सॉइल, द अर्थ। द जियो पार्ट इज माय अर्थ, लैंड, अर्थ, करेक्ट, ठीक है, लिथोस्फीयर, बढ़िया, ठीक। केमिकल, केमिकल क्या है कि इवेंचुअली ये डेड होगा, समझो कोई चीज डेड हुआ, डिकंपोजर्स उस पे एक्ट करना शुरू करेंगे, इवेंचुअली उसको तोड़ देंगे। आप एक ह्यूमन बॉडी से आप देखोगे आप बहुत सारे तितर बितर हो गए, आप यू हैव कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड, तो वो एक केमिकल कंपोजिशन भी आपका चेंज होगा, तो दैट इज द पार्ट। केमिकल में लिख लो, वेरी नाइस, गुड गुड, लिखिए इसमें ऑर्गेनिक मैटर ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हैं हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल में। अब आप देखोगे कि दे कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, सिंपली पुट टू पार्ट्स में हम इनको तोड़ सकते हैं। एक जिसको हम कहते हैं गैस साइकिल, और एक जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटरी साइकिल। ऐसे ही बनोगे, आपको रिवीजन के टाइम आसानी होगी। ठीक है, एक होता है गैस साइकिल, एक होता है सेडिमेंटरी साइकिल। जियो में मॉइस्चर नहीं हो सकता, अर्थ में इंक्लूडेड है ना, आपका सॉइल पे सबस्ट्रेटम में तो पानी होगा। आप मान लो एक पर्टिकुलर प्लांट मर गया, वो थोड़ी ना हवा में फ्लोट करेगा, इवेंचुअली तो सॉइल में जाएगा। अब सॉइल में पानी का कितना अवेलेबिलिटी है नहीं है, दैट इज इंक्लूडेड, करेक्ट, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, मतलब सॉइल में ही लेके चलते हैं हमारा पानी। चलो गैस साइकिल क्या है? ठीक है, गैस साइकिल में क्या क्या, अब देखिए आपके एनिमल स्पीशीज इसी में तो आ गया ना, फ्लोरा फौना में बेटा। ओके, अब देखो गैस साइकिल, और ये है गैस साइकिल में हमारे दो बनते हैं, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लिखिए यहाँ पे तीन तरह के हमारे साइकिल है, गैस साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे गैस साइकिल्स हैं। ओके, और मेरा फास्फोरस और सल्फर साइकिल आता है सेडिमेंटरी में, फास्फोरस और सल्फर। हम सबके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखोगे इवेंचुअली, चलिए इसका सवाल भी मैं आपको कल करा दूंगा, कितने बार ये यूपीएससी ने सवाल पूछा है। फॉर एग्जांपल, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है, क्या ये सवाल पूछा यूपीएससी ने कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नाइट्रोजन, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, किस तरह के इसमें फास्फोरस मिलता है, तो आप थोड़ा इंटरेस्ट लो, क्योंकि सवाल अगर लगाने हैं, मेंस लिखना है तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन साइकिल से। बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे ताकि आपको रिवीजन के दौरान आसानी हो। बुलेट पॉइंट्स, कोई पैराग्राफ नहीं लिखना इधर। ओके, अब हमको बताओ नाइट्रोजन मेरे अर्थ पे कहाँ मिलता है फ्रेंड्स, मुझे बताइए अर्थ पे मुझे नाइट्रोजन कहाँ मिलता है। फॉर एग्जांपल आई कैन से 79%, 78% ऑफ अर्थ का एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन, मेजॉरिटी चलो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर। और कहाँ मिलता है, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा से फॉर एग्जांपल डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड्स, जो कुछ भी बॉडी लाइफ का एक पार्ट होता है उसमें नाइट्रोजन मिलता है, करेक्ट। नैंसी, विशाल, आप लोग सब सही कह रहे हो, सॉइल, बहुत बढ़िया। तो लिखिए फर्स्ट नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, गुड, आई लाइक इट, क्लास को बेसिक क्लैरिटी ऑलरेडी रहता है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, उसके बाद डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, फैट ऑफ अ काउ, उसमें मीथेन ज्यादा होता है। हां, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स, ये सब में ज्यादा मिलता है नाइट्रोजन। ठीक है, पर मुझे बताओ ये 78% नाइट्रोजन है मेरे एटमॉस्फेयर में, सो जो मेरे प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, आपने अगर देखा होगा किताब खोल के, उसमें लिखा है कि यू नीड टू फिक्स नाइट्रोजन। मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन है ना, जो हवा में जो नाइट्रोजन है, वो डायरेक्टली मेरा प्लांट यूज नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगा। उसको एक
और तरीके से तोड़ना पड़ेगा, एक मीडियम एक से समझ लो ब्रोकर टाइप का स्टेज आएगा, उसके बाद वो नाइट्रोजन को तोड़ पाएगा। ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा कि घर का पोजीशन एक रात में दे दिया, नहीं, यहाँ पे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, देखो प्लांट्स में फर्स्ट लिखिए, प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली इन एलिमेंटल फॉर्म, लिखिए कैन नॉट बी यूज्ड इन एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। 10 बुलेट पॉइंट में खत्म कर देंगे पूरा स्टोरी। करेक्ट, बायो फिक्सेशन इज द करेक्ट टर्म, ठीक है। तो आप देखो, आपका नाइट्रोजन को आप एसेंशियली इन द नाइट्रोजन साइकिल यू आर ब्रेकिंग इट इनटू फर्स्ट इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। थोड़ा केमिस्ट्री ध्यान देना, ठीक। पहले मुझे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में तोड़ना है, ठीक है। और ये होता है कुछ बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। यही है एसेंशियली मेरे नाइट्रोजन साइकिल। अब मेरे कौन कौन से इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में मैं तोड़ता हूं, ये लिखेंगे। सबसे पहले आता है नाइट्राइट्स, ये लिखो फ्रेंड्स, एमसीक्यू का मटेरियल है ये, नाइट्राइट्स NO2, ओके। नाइट्रेट्स NO3 लिखिए, नाइट्रेट्स जो लोग ऐसे केमिस्ट्री ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा जानते होंगे काफी लोग, मुझे बताना अगर मैं गलत लिख रहा हूं। NO2 NO3, अमोनिया नाइट्रस ऑक्साइड लिखो, अमोनिया NH4, अमोनिया नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और आपका लास्ट वाला होता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, सॉरी NH3 होगा, माय बैड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है। और ऑब्वियसली लास्ट में होगा इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन व्हिच इज रफली N, बैलेंस वाला इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन N2, ठीक है। समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? आपका नाइट्रोजन जो है 78% वो आपका प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो वो क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन को, एलिमेंटल नाइट्रोजन को, वो ये सब चीजों में तोड़ता है, बस ये समझना है। अब आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई, थोड़ा बार बार देखोगे तो यू हैव अ बेसिक आइडिया। अब ये ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस है, अब हम प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स, दैट यू शुड बी एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ, ठीक है। तो इसमें लिखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, चलिए पॉइंट नंबर 4, सो द स्टेप्स इन नाइट्रोजन साइकिल। मैं आपको बता रहा हूं 10 पॉइंट में हम सारा साइकिल समझ लेंगे। स्टेप्स इन नाइट्रोजन साइकिल, ओके। फर्स्ट वन आप लिखोगे, आपका होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहले फिक्स करोगे आप, लिखो नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, ये आइडिया आपको क्यों होना चाहिए, प्लीज एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लाल से भी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ओके। नो द ऑर्डर, काफी दफा आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होगा कि अरेंज फ्रॉम से असेंडिंग टू डिसेंडिंग और फ्रॉम से अर्लीएस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है। कि आपको वहां पे वो चार टर्म्स दे देंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसिमिनेशन, ब्रेकडाउन, डिकम्पोजिशन, जो भी है। तो आपको वो आइडिया होना चाहिए कि पहला कौन सा होता है और आखिरी कौन सा होता है। तो पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके। आफ्टर दैट यू आर लुकिंग एट नाइट्रोजन एसिमिलेशन, लिखिए। काफी लोगों को लगेगा कि एसिमिलेशन फाइनल होता है, जी नहीं, एसिमिलेशन, नो दिस ऑर्डर फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसिमिलेशन, फिर होता है अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, लिखिए। अमोनिफिकेशन, फिर होगा नाइट्रिफिकेशन, फिर होगा डीनाइट्रिफिकेशन, एंड इवेंचुअली लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू विल हैव सेडिमेंटेशन, लिख लीजिए। विल टेक अ लुक एट द प्लांट्स आल्सो, डोंट वरी, सेडिमेंटेशन। दिस हैपेंस इन दिस मेथड, अर्लीएस्ट टू लास्ट। नो द ऑर्डर फ्रेंड्स, ये बहुत लाइकली मतलब एमसीक्यू है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर किसी भी एग्जामिनेशन में आप जाओगे, यूपीएससी इंक्लूडेड, क्वाइट लाइकली आपको पूछ लिया जाए, ठीक है। अब हम सारों पे बस एक एक पॉइंट लिखेंगे समझने के लिए कि मेन मुद्दा क्या है, हमको ज्यादा वो क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस नहीं ज्यादा जानने हैं, वो एग्जामिनेशन डिमांड भी नहीं करता आपसे, आपको बस सेंट्रल मुद्दा समझना है। पहला वाला देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक एक शब्द में हम समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, एक एक लाइन में, शब्द में तो नहीं हो पाएगा, वो तो रील जैसा हो गया। फिर आफ्टर फिक्सेशन नाइट्रोजन एसिमिलेशन, फिर अमोनिफिकेशन, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन, फिर सेडिमेंटेशन, ठीक है। साइकिल आपको बनाना है ना, पहले आप एटमॉस्फेयर से फिक्स करोगे, इवेंचुअली आपको सॉइल के अंदर चला जाना है, तभी तो आपका साइकिल बनेगा। इट इज डी नाइट्रो नहीं डी नाइट्री, नाइट्री NITRI, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, in your nitrogen fixation your free nitrogen of the atmosphere it is getting converted into biologically available nitrogen, बस इतना। free atmospheric nitrogen, free मतलब ये cost वाला free नहीं है, ठीक है। this is to do with electrons, valence वाला presence of electrons, how it is consumed by atmosphere, ऐसे by the organisms, okay। so your free nitrogen of atmosphere it is getting connected into biologically available nitrogen, बस this is it, यही हो रहा है यहाँ पे, ओके। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन चार तरीके से हो सकती है। सबसे पहला है फिजियोकेमिकल, एक है फिजियोकेमिकल, चार तरीके से ये भी होता है, ठीक है। ऐसे लिखो, रिवाइज करते टाइम आसान होगा, ठीक है। फिजियोकेमिकल मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आप देखोगे लाइटनिंग के दौरान, ड्यूरिंग लाइटनिंग, या फिर यू विल हैव से एक्सट्रीम क्लाउड कंडेंसेशन व्हेन इट कैरीज ऑन, ठीक है। लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ क्लाउड्स, जो नाइट्रोजन होता है वो रिलीज होता है, ट्रक्स में ये सब मिलेगा, आयुषी एम नॉट श्योर, लिख लो, आई सजेस्ट, प्लीज लिख लो बेटा, काम आएगा आपके, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे ड्यूरिंग लाइटनिंग प्लस, ठीक है, लाइटनिंग प्लस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ क्लाउड्स, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ क्लाउड्स। अब समझो, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको कॉज पता होना चाहिए। इस दौरान क्या होता है, इवेंचुअली व्हाट यू फाइंड इज, इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है इसमें, लुक एट दिस फर्स्ट, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज ऑल, ठीक है। इतना देखो, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इंटरचेंज इट सर, वेट विल गो वन बाय वन बाबा, थोड़ा देखो इधर। व्हाट हैपेंस इज इवेंचुअली यू आर लुकिंग एट योर नाइट्रोजन दैट गेट्स like combines with oxygen and gives me nitrogen oxide,
लिखिए यहाँ पे, अगर आप थोड़ा एक शब्द में लिखना है तो, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी नाइट्रोजन ऑक्साइड। हो गया, ऑक्साइड बना है, तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये ऑक्साइड फिर पानी के साथ मिलके, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, फिर ये पानी के साथ मिलेगा और नाइट्राइट्स बनाएगा, ठीक है, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स TRA होगा, सॉरी, लिखिए इसको, ये नाइट्रेट्स बनाएगा। समझ भाई, नीचे दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर में लिख दे रहा हूँ, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके आपका सबसे पहले बनाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये पानी के साथ मिलके, ठीक है, देन इट विल गिव मी नाइट्रेट्स। ये लिखिए पहले, इतना लिख लो, लिख दीजिए ऊपर प्रद्युत, राइट। अब नेक्स्ट वाला जो है उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल फिक्सेशन। चार तरह से हो रहा था ना, दूसरा वाला देखते हैं, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी कहते हैं इसको, दोनों तरीके से सही है। इसमें थोड़ा सा आपको समझने का जरूरत है फ्रेंड्स, फिजियोकेमिकल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, फिजियोकेमिकल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सोमनाथ एक मिनट दो बाबू, लेट्स लुक एट बायोकेमिकल फिक्सेशन पहले, या बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इसमें आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। सोमनाथ मुझे 2 मिनट दीजिए, आई विल एड्रेस योर डाउट। बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इसमें क्या होता है, ये समझने से पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। एक जिसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और एक जिसको हम कहते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये लिखो, एक है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और एक जिसको हम कहते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। आपके बुक में देखोगे 6-7 पेजेस में दिया है, व्हिच आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग इग्नोर कर दोगे। अब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, आप मुझे जो काफी लोग यहाँ लिख भी रहे थे, बहुत करेक्टली आप लोग लिख रहे थे, एक होता है फॉर एग्जांपल राइजोम, ठीक है, ये पल्सेस में आपको ज्यादा मिलता है, उसके रूट्स में आपको ज्यादा मिलता है, करेक्ट संध्या, यू आर करेक्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं राइजोम या राइजोबियम भी कहते हैं, राइजोम तो कुछ और हो गया, रुको, राइजोबियम लिखो, राइजोबियम, ये आपको मिलता है जिसको हम कहते हैं लेग्यूम्स में, ठीक है, करेक्ट, आप लोग सही लिखे, रूट नोड्यूल्स में, बहुत बढ़िया, ठीक है। या फिर आप देखोगे सम स्पीशीज ऑफ लाइकेंस, लाइकन, ये लोग करते हैं हमारा बायोलॉजिकल फिक्सेशन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के। और एक होता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एजोटोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, एजोटोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम, पी आल्सो करेक्ट, ठीक है। व्हाट दे डू इज दे विल फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, लिख लो ऐसे, दे विल फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय कंबाइनिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हाइड्रोजन, ठीक है, बाय कंबाइनिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन। अभी आपको काफी को लग रहा होगा कि इतने सारे गैसेस आ गए, कैसे याद रहेगा, आपको याद क्या रखना है, एंड ऑफ द डे यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्सेशन दैट आर हैपनिंग, दैट इज ऑल, ओके। तो बस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और फ्री लिविंग बैक्टीरिया मेरे 2 होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है बायोलॉजिकल, इसमें आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको मैं नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड इवेंचुअली इट इज बीइंग लाइक दैट इज हाउ यू फिक्सिंग इट, फिक्सिंग आप कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे ब्लू ग्रीन एल्गे, बताओ फ्रेंड्स हमने ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में कब पढ़ा था हमारे एनवायरमेंट के क्लास में, हमको बताइए, पिछले क्लास में वी हैड डिस्कस्ड ब्लू ग्रीन एल्गे, क्या हमने डिस्कस किया था, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ के टाइम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट केम ऑन अर्थ वाज ब्लू ग्रीन एल्गे, ऑटोट्रॉफ्स था ये। तो आप सोचो, हियर वाज दिस पर्टिकुलर से फॉर्म ऑफ लाइफ दैट वाज एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो उससे क्या हुआ, इवेंचुअली आपका प्रोडक्टिविटी एक सिस्टम का क्रिएट हुआ कि आप जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे आप यूज करके क्या आप सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ की तरफ जा सकते हो। तो इसलिए आप देखोगे कि द प्राइमरी से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, आज अगर धरती पे लाइफ है, क्यों है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गे सबसे पहले आया था प्राइमरी सक्सेशन के प्रोसेस के द्वारा, और उसके बाद ना सिर्फ आया बट जाके उसने बायोलॉजिकली मेरे नाइट्रोजन को फिक्स किया। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोट करना पड़ेगा आंसर के दौरान, ठीक है। तो लिखो इसको, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, इसको लिखिए प्लीज, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इससे हुआ क्या, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ में आप जंप कर पाए। लेग्यूम्स, बताइए गाइस लेग्यूम्स का अर्थ क्या होता है, एक डाउट आया है गाइस, हम अमित हम फिर से रिपीट करेंगे, हमको बताओ लेग्यूम्स का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, व्हाट आर लेग्यूम्स। जो पल्स है, जो दाल है, हमारे जितने आपके बीन्स होते हैं ना, चिकपी, ये सारे जितने हैं पल्स है, दाल जितने, सारे को हम कहते हैं लेग्यूम्स, ठीक है। अगर आप चाहो लेग्यूम्स का कुछ एग्जांपल्स लिख लो, चलो, क्योंकि ये नॉलेज आपको होना चाहिए, किस किस तरह के फॉर एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, मुझे बताओ कौन कौन से दाल है, व्हाट इज द प्राइमरी क्राइटेरिया ऑफ अ लेग्यूम, बीन, चिकपी, पीनट, लेंटिल, लिख लो लेंटिल, बीन्स, चिकपी। एक आपने सुना होगा यूपीएससी काफी दफा इसका नाम डालता है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा का भी नाम डालता है, व्हाट इज अल्फा अल्फा फ्रेंड्स, बताओ अल्फा अल्फा क्या होता है, एक प्लांट होता है, जानते हो, फ्लावरिंग प्लांट होता है ये, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट इसको हम कहते हैं। तो यही हमारे लेग्यूम्स, उनके रूट्स में आप देखते हो कि वो एबिलिटी है कि वो जाके मेरा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तोड़ ताड़ के प्लांट के लिए कंज्यूम करने के लिए आसान बना रहे हैं। सोयाबीन्स, करेक्ट, सही आप एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है। चलिए वंस वी अंडरस्टूड बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल, नेक्स्ट वाला है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो हम और आप कर रहे हैं भाई, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर टेंपरेचर क्राइटेरिया होता है, वो टेंपरेचर क्राइटेरिया है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, लिख लीजिए इसको, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओके, हाइड्रोजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन
प्लस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं, प्लस ऑब्वियसली सम फ्री नाइट्रोजन इज क्रिएटेड। ठीक है, इसमें आप जानते हो क्या कैटलिस्ट पड़ता है? कैटलिस्ट क्रिएटेड इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई चेक कर लेना, आयरन कैटलिस्ट होता है इसमें, आयरन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है पता है ना फ्रेंड्स? जो एक रिएक्शन को या तो स्टार्ट करे या स्पीड अप करे, वही है हमारा कैटलिस्ट। एक बार चेक कर लेना, आयरन है ना, मैंगनीज नहीं है अनुराधा, आयरन होगा, टू द बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन, आयरन ही होगा, चेक करो गाइस, आयरन है ना, हाँ आयरन, ठीक है। ठीक है, तो देखोगे आप 600 डिग्री पे अगर आप हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिलाओगे तो आप अमोनिया क्रिएट कर रहे हो, तो यू आर फिक्सिंग नाइट्रोजन वंस अगेन। ओके, और लास्ट वाला है हमारा फॉसिल फ्यूल जलाने से, यहाँ पे लिख लो आप, थर्ड वाला जो फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ओके, तो आप जानते होंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं मेरे थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से आपके वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इन चार तरीके से आप अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हो। उसके बाद वी विल गो फॉरवर्ड। चलो नेक्स्ट हमने देखा आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन कैटलिस्ट इज द प्राइमरी वन, ठीक है फाइन, करेक्ट है। चलो नाइट्रोजन फिक्सेशन वी अंडरस्टूड, नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन? भाई ये जो आपने इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को जो आपने नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया ये सब जो बनाया, उसको अब वो प्लांट क्या है, वो सॉइल से खींच लेता है, ले लेता है। ठीक है, दिस इज इट, वो प्लांट ले लेगा और उसके बाद उसका क्या करेगा, एमिनो एसिड्स बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, वो सारी चीजें जो उसको जरूरत है। ठीक है, दिस इज इट, नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज, लिखिए एक शब्द में, चलो अब तो आसान है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन प्रोसेस नंबर 2। ओके, ऑल योर नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ये सारा को मैं अब कन्वर्ट कर रहा हूँ प्लांट के अंदर इनटू एंजाइम, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, दिस इज इट, एसिमिलेट कर रहा है प्लांट अपने में। एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकता? डिपेंड है, क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी नहीं है, प्लांट के पास एबिलिटी नहीं है। जैसे हमारे पास क्या है, हम सांस लेते हैं एंड बॉडी इज एबल टू इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑक्सीजन एंड क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस एनर्जी। प्लांट के पास एबिलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझे? सुमित, थर्मल पावर प्लांट के नीचे क्या लिखा है, लेट मी चेक, थर्मल पावर प्लांट के नीचे क्या लिखा था हमने, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं, तो तभी तो वो फिक्सेशन हो गया। ठीक है, दिस इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन। गॉट इट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एसिमिलेशन इज एसेंशियली यू आर गोइंग अहेड, और ये जो आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तोड़ के नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया ये सब जो बनाया है, उसको आप प्लांट के अंदर ही उसका आप कैरेक्टर चेंज कर रहे हो, उसको यूज में ला रहे हो। ठीक है, अमितेश भाई पूछो, हाउ वी राइट इन एसिमिलेशन सर? एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? अंदर समा लेना, एसिमिलेट कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कुड हैव एसिमिलेटेड बांग्लादेश आफ्टर इट्स पार्टीशन, आफ्टर इट्स ब्रेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब हम उसको अपना एक भाग बना लेते, तो वही है एसिमिलेशन, मतलब अपना एक भाग बना लिया। अभी तक उसको वो तोड़ रहा था, गेस्ट था, अब वो अपने साथ ले गया। फिक्सेशन का मतलब यही हुआ जो कि आप नाइट्रोजन को एक ब्रोकरेज दे रहे हो, एक तोड़ रहे हो। हाँ, ये नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में और एक नाइट्रोजन होता है मेरे प्लांट में, ये डायरेक्टली नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, एक प्रोसेस है, आपको कन्वर्ट करना है नाइट्रोजन का कैरेक्टर, उस तरीके का कैरेक्टर कि इवेंचुअली मेरा प्लांट उसको यूज कर पाए। तो वो जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यही है फिक्सेशन, और कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में समझे? हाँ, अब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन बात सही है। प्रीवियस स्लाइड तो देखो, हाँ फिक्सेशन मींस मेकिंग इट फिट। करेक्ट दीपक, थोड़ी देर खत्म कर लेते हैं दीपक, नहीं तो अभी मैं छोड़ूंगा तो फिर से कल से करना पड़ेगा। ठीक है, वन मोर, चलो वन मोर, ये देख लो। अच्छा, वो कौन बोल रहे थे कि इसका ये ऑर्डर गलत है, मुझे बताइए, इसका ऑर्डर गलत है क्या? पहले क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद क्या होगा? बुक में अलग है, मैं चेक करता हूं। सी द थिंग इज, फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज दैट योर फिक्सेशन हैज टू हैपन, देन नाइट्रिफिकेशन विल हैपन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हो, वेयर इज एसिमिलेशन हैपनिंग देन? ठीक है, हम चेक करते हैं। नहीं, पहला नाइट्रिफिकेशन नहीं हो सकता, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन ही हो। विल चेक इट, डोंट वरी, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस नो गाइस, मैं आपको ऑर्डर फिर से बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, एसिमिलेशन समझे आप? दैट इवेंचुअली यू आर लुकिंग एट कन्वर्टिंग इट इनटू द फॉर्म दैट द प्लांट कैन यूज। उस फॉर्म में आप ला रहे हो कि वो प्लांट यूज कर पाएगा उस नाइट्रोजन को, नहीं तो पॉइंट क्या हुआ फिर? अगर आप यूज नहीं कर पाए, सिर्फ फिक्स करके तो फायदा नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अमोनिफिकेशन। लिखिए आप, एक एक शब्द लिखते चलेंगे, देन विल रैप इट। आप लोग को हेवी नहीं लगना चाहिए गाइस, इसलिए मैं इतना स्लो जा रहा हूं। आई डोंट माइंड टेकिंग इट एकदम आराम से, पर आप लोग कांसेप्ट क्लियर रखेंगे। ठीक है, चेक कर लेता मैं, चेक कर लेता। मोहम्मद, अभी देखिए एसिमिलेशन क्या है, आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसमें तोड़ा, हाँ मोहम्मद, और उसके बाद आप उसको जो तोड़ लिया ना, अब उसको आपको एनिमल के यूज के, प्लांट के यूज के फॉर्म में लाना है। करेक्ट, क्या मेरा प्लांट को आप नाइट्रेट, नाइट्राइट सिर्फ से काम हो जाएगा? नहीं, उसको अब उस नाइट्रेट को किसी एक यूज में लगाना है। तो वो क्या करेगा, किसी का एंजाइम बनाएगा, किसी को बोलेगा चलो मेरा क्लोरोफिल प्रोडक्शन में हेल्प करो, किसी को बोलेगा कि चलो मेरा न्यूक्लिक एसिड में हेल्प करो। तो क्या हो रहा है, आपने जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था उसको प्लांट के यूज में लगाया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, मतलब वो प्लांट का एक पार्ट बन गया। ठीक है, अमोनिफिकेशन अब समझो क्या है, आपका जो प्लांट, एनिमल, जो भी मरे हुए प्लांट है, डेड एनिमल, डेड प्लांट, ठीक है, या वेस्ट मैटर भी, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटा भी हम लेते हैं इसमें, वेस्ट मैटर, एक्सक्रीटा, डंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इन तीनों में ध्यान से सुनना गाइस, इन तीनों को आप डिकम्पोज करते हो। ओके, व्हाट यू आर डूइंग इज, इन तीनों में डिकम्पोजिशन होगा इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ध्यान से देखो गाइस क्या हो रहा है, अमोनिफिकेशन नाम है प्रोसेस का। तो मतलब आपका जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर था, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर था, और मोर इंपॉर्टेंटली ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो था उस डेड बॉडी के अंदर, उसको आप अमोनिया में चेंज कर रहे हो। दैट इज इट, समझो। आपके बॉडी में यूरिया है, करेक्ट, आप अगर आपने कभी यूरिन टेस्ट कराया होगा तो देखा है उसमें आपका यूरिया का कंटेंट भी लिखता है। व्हाट डज दैट टेल यू, दैट योर बॉडी हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिया। कराया कभी यूरिन टेस्ट? बताओ मुझे, आपके टेस्ट रिपोर्ट में आया था यूरिया कंटेंट कितना होता है? या आपके घर पे कभी कोई बड़े बूढ़े होंगे, अगर उनके साथ गए होंगे उनके यूरिन टेस्ट के लिए या प्रोस्टेट टेस्ट के लिए, जो भी, तो आप देखोगे उस रिपोर्ट में आता है यूरिया। तो क्या हमारे अंदर फर्टिलाइजर थोड़ी ना है, बट हमारे अंदर नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है।
करेक्ट। और जब मैं और आप मर जाएंगे तो यू विल इवेंचुअली हैव दैट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन दैट इज गेटिंग रिलीज्ड, वो निकलेगा, डिकम्पोज होगा मेरा बॉडी, डेट्रिबोस एक्ट करेंगे मेरे ऊपर, तो वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन निकलेगा। तो क्या होगा, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन विल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ठीक है, दिस इज इट, और कुछ नहीं हो रहा है, यही है अमोनिफिकेशन। अब इसमें आपको चाहिए कुछ बैक्टीरिया, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे हल्ले से हो जाएगा, हाँ कि आदमी मरा और अचानक से आप देखोगे कि अमोनिफिकेशन हो गया। नो, देयर हैज टू बी समथिंग दैट विल ड्राइव द प्रोसेस। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो वो करता है, वो लिखो यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कौन सा बैक्टीरिया है वो जो करता है, यहाँ पे लिखेंगे आप बैसिलस वल्गरिस, लिखो बैसिलस वल्गरिस। सिमिलरली बैसिलस, एक और का नाम है माइकोइड्स, आई थिंक कहते हैं इसको माइकोइड्स, ठीक है। एंड रामोसास, बैसिलस रामोसास, RAMOSAS। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको लिखिए गाइस, आपको पता होना चाहिए कि अमोनिफिकेशन में ये तीनों बैसिलस चलते हैं साथ बाय साथ। मैंने हैरी पॉटर देखा नहीं है फ्रेंड्स, तो आइडिया तो है नहीं मेरे को। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो लोग पूछे ना ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मतलब समझ लो, जैसे मैंने आपको बताया आपके बॉडी के अंदर यूरिया है, हाँ, या यूरिक एसिड है, करेक्ट, या फॉर एग्जांपल यू विल आल्सो हैव व्हाट एल्स, प्रोटीन है ना यार, प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होता ही है, प्रोटीन है, तो वो सारा कुछ टूटेगा ना, तो आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, यही है अमोनिफिकेशन। भाई BCG वैक्सीन इज यूज्ड, वो तो बच्चों में आप रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, उसको तो आप वो कहते हो इंद्रधनुष के अंदर बच्चों को लगाते हो ना, दैट इज डिफरेंट। टायर्ड नाउ, चलो लास्ट कर ले गाइस, क्योंकि फिर नहीं तो बीच से शुरू करना पड़ेगा कल मुझे, हमने यहाँ तक कर लिया है। यू वांट मी टू डू दिस टुमारो, एक बार पढ़ के आओगे, देन वी कैन गो अहेड एंड डू दिस। साइड प्लीज, सॉरी कर लेते हैं गाइस, नहीं तो फिर कल थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, कर लेते हैं 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है कर लेते हैं प्लीज। चलो अमोनिफिकेशन हो गया, लास्ट वाला देखेंगे नाइट्रिफिकेशन। ओके, नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, ये अमोनिया जो डेवलप हुआ यहाँ पे, ठीक है, अब इसको मुझे नाइट्राइट और नाइट्रेट में बनाना है, लिख लो, एक शब्द में आपको लिखना है बस, इधर लिखो, वेट लेट मी ऐड अ स्लाइड, आप भूलोगे नहीं गाइस, अब देखना आपके सवाल क्या बनेंगे इसके बाद। चलिए लास्ट वाला लिख लीजिए, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, तो जो अमोनिया पहले बना, ठीक है, उस अमोनिया को अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं नाइट्राइट या नाइट्रेट में। ओके, और ये अगेन यू रिक्वायर समथिंग, ऐसे अकेले में तो प्रोसेस मेरा चालू होगा नहीं, करेक्ट। यहाँ पे आपको दो तरह के से बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, एक है नाइट्रोसोमोनास, नाम तो बहुत बार सुना होगा, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। दूसरा वाला बताओ संध्या, हमको आप ही बताओ, नाइटोकोकस, करेक्ट, नाइटोकोकस बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया के प्रेजेंस में आप नाइट्राइट या नाइट्रेट बना रहे हो, नाइट्रोबैक्टर, करेक्ट, सही है, गुड, नाइट्रोबैक्टर सही, नाइट्रोकोकस सही, ओके गॉट इट। अब लास्ट, सेकंड लास्ट, डीनाइट्रिफिकेशन। चलो डीनाइट्रिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अगेन आपको कुछ बैक्टीरिया का नाम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। नहीं सुना है सर, कोई बात नहीं, स्यूडोमोनास, और बताइए, लिखिए माइक्रोकोकस डेंट्रिफिकेट्स, ये क्लास ऑफ बैक्टीरिया है पूरा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अमोनिया नाइट्राइट सब बना है ना, ये जो कुछ आपने पहले बनाया हुआ है सब कुछ लेफ्ट ओवर अगर रहा, सब कुछ नाइट्रेट, ये सारा कुछ को आप चेंज करते हो फिर से, एंड दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। देखो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन N2 बन गया, ठीक है। और लास्ट वाला जो हमने लिखा है सेडिमेंटेशन, उसके लिए एक लाइन लिखो बस। देखो हमने कैसे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लिया, उसको तोड़ा, नाइट्राइट अमोनिया सब बनाया, फिर से वापस एक प्रोसेस में हम फिर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन पे पहुंच गए, तभी तो मेरा साइकिल कंप्लीट हुआ ना फ्रेंड्स, करेक्ट। अगर सिर्फ मैं जाके अमोनिया या नाइट्रेट पे छोड़ देता तो साइकिल कंप्लीट होता। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ओके। एंड इवेंचुअली सेडिमेंटेशन में क्या है कि आपका कभी-कभी आप देखोगे कि नाइट्रोजन इज ट्रैप्ड इन रॉक्स, ठीक है, इट इज ट्रैप्ड इन रॉक्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज एसेंशियली कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन। और ये कैसे होगा, ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, बताओ, रॉक से नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ज्योग्राफी, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, साल दर साल रॉक्स के ऊपर वेदरिंग एजेंट्स, जियोमॉर्फिक एजेंट्स धाड़ गिर रहे हैं, इवेंचुअली आपका वो फिर से टूटेगा, निकलेगा, फिर से उसका माइक्रोब पे वो उस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, रिलीज्ड प्लस एक्टेड ऑन बाय माइक्रोब्स, लिख लो, हो गया, ये ध्यान रखेंगे। डीनाइट्रिफिकेशन गाइस, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, आपका जो कुछ से अमोनिया नाइट्राइट है ना, इसको आप फिर से नाइट्रोजन में बना रहे हो, दैट इज ऑल। पहले नाइट्राइट में बनता, नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में बदलता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड में, फिर नाइट्रोजन में। कुड यू एक्सप्लेन इट इन वन गो, जिमिन? So this process is essentially the process of nitrogen fixation, from wherein you are essentially taking the atmospheric nitrogen, breaking it in a manner that can be used by the plants, and then making sure that you are completing the loop by creating a reverse cycle. For that you require certain agents, you require bacteria, okay? Certain bacteria are associated with certain processes. मेरा आपसे सलाह रहेगा कि जो बैक्टीरिया का नाम हमने लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे फॉर्म होते हैं। मैच द फॉलोइंग, assertion and reasoning. Quiz, name the type of question and it can be framed from here. तो you need to know the bacteria name. हाँ भाई, azotobacter किस प्रोसेस के साथ है, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर किसके साथ है, स्यूडोमोनास किसके साथ है, क्लोस्ट्रिडियम किसके साथ है, वो ध्यान रखना आपको जरूरी है। सेडिमेंटेशन क्या है, आपके रॉक्स में नाइट्रोजन फंसा होता है। अब प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन एक पूरा कांसेप्ट है ज्योग्राफी में फ्रेंड्स, वेदरिंग एंड इरोजन हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप देखते हो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं आपके, वेदरिंग एजेंट्स भी हम उनको कहते हैं, दे एक्ट ऑन अ रॉक, ब्रेक इट डाउन इनटू मेनी पेरी पार्ट्स, उसके बेसिस से आपका रॉक का एक स्ट्रक्चर टूट सकता है बीच से, दाएं से बाएं से, जैसे भी। तो क्या होगा, एक बार रॉक टूटा तो नाइट्रोजन निकला,
कैसे फंसता है? अरे नाइट्रोजन क्या है? आपका रॉक क्या होता है? लिथोस्फीयर से ही तो बनता है। अब आपके क्या लिथोस्फीयर में, आपके सॉइल में, आपके नीचे सब सरफेस में नाइट्रोजन नहीं है? ऑफ कोर्स है, 100% है। आप देखते हो ऑक्सीजन भी है हमारे अर्थ के अंदर, नाइट्रोजन भी है। तो जब रॉक्स बन रहा है तो रॉक्स में ये सब सारे कंपोनेंट्स तो रहेंगे ना अंदर, करेक्ट? तो वही वेदरिंग की वजह से वो टूट रहे हैं, निकल रहे हैं। समझ लो वेदरिंग के नीचे क्या लिखा है? रिलीज्ड प्लस एक्टेड ऑन बाय माइक्रोब्स। ठीक है, गॉट इट? इन विच स्टेप डिड प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन? हियर इट इज, हैव अ लुक। ये देखो, once you have fixed it, that is you have taken it up, but then you need to go ahead and finally return it. So that is the process of denitrification, and nitrification is important. हमने कहां पे प्लांट को यूज में लगा दिया? ये तो इधर देखो, where is it? कहां गया आपका वो एंजाइम, वो सब जो बना है यार? ये इधर, I can't find it now. ये तो है। देखो गाइस, एक बार जाके देखो थोड़ा, बैक्टीरिया का नाम तो मेमोराइज करना होगा, इट इज नेसेसरी। चलो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, टुमारो विल कंटिन्यू विद फर्स्ट विद सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल। इसमें मैक्सिमम 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे, और उसके बाद कल बायोडाइवर्सिटी फिनिश कर डालेंगे पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी फिनिश कर देंगे, इंक्लूडिंग हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया एंड हॉटस्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड। मोर इंपॉर्टेंटली आज दिन में मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था अपने टेलीग्राम पे, ठीक है? मैंने वो आर्टिकल क्यों शेयर किया था? मुझे पता था कोई पढ़ेगा तो नहीं, पर फिर मैंने 2 सवाल चिपकाए उसके साथ, और मैंने इमीडिएटली देखा कि कितने लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, वो 1-2 सवाल से पता चल जाता है। ओके, एनी क्लास दैट यू अटेंड, स्पेशली फॉर एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, माय एडवाइस इज कि क्लास के खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज डालो फटाक से, और अगर क्वेश्चंस अवेलेबल हो आपके पास, कोई क्वेश्चन बैंक हो तो गुड, नहीं है तो 2-3 वेबसाइट्स है जहां पे बेहतर पीडीएफ मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज गो अहेड एंड अटेम्प्ट क्वेश्चंस। मैं तो ऐसे क्लास में पीवाईक्यूज कराऊंगा ही, एंड वन संडे आई विल रिक्वायर ऑफ यू जहां पे बैठ के हम कंप्लीट नॉट जस्ट पीवाईक्यूज एमसीक्यूज भी लगाएंगे। तो एक संडे मैं आपका लूंगा कभी ना कभी, अभी तो नहीं, क्रिसमस के बाद विल टेक इट। वेबसाइट बताओ, चलो अगर आप लोग पूछ रहे हो मैं आपको मना नहीं करता। ठीक है, 2-3 वेबसाइट है जहां पे आपके स्टडी मटेरियल भरते रहे, यू कैन गो अहेड एंड हैव अ लुक। मेरा टेलीग्राम चैनल है भुवन स्टडी आईक्यू के नाम से, प्लीज कनेक्ट कर लो, वहां पे मैं सवाल जवाब करते रहता हूं। ठीक है, प्लस आपके काम का आर्टिकल में डालता हूं, मैं आपको स्पैम नहीं करूंगा कि हां हियर आर 5 वेज हाउ यू कैन क्लियर प्रीलिम्स, वो काम नहीं करता, वो इंस्टाग्राम तरीका कभी काम नहीं करता। ठीक है, upscpdf.com एक है, यहाँ पे आपको बहुत मिल जाएगा, और एक और है freestudymaterial.org या क्या नाम है उसका, हाँ freeupscmaterial.org। ये दोनों को फ्रीक्वेंटली यूज करो, स्टूडेंट कम्युनिटी को आपको साथ खुद माफ है, यूज करो। ठीक है, बट कोई भी किताब नहीं खरीदोगे आप, और अननेसेसरी बुक कलेक्टर मत बनो, कोई एक किताब लो, एंड टू एंड पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे जाओगे ना प्रीलिम्स में तो बहुत सामान मिल जाएगा आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट के सवाल वाली बुक सब कुछ है, गो अहेड एंड फिगर इट आउट, आपको जो जरूरत है। ठीक है, एक संडे विल टेक। ठीक है, फिर से मैं आपको वेबसाइट बता दूं क्या? ओके, वन इज freeupscmaterial.org और एक है upscpdf.com, upscpdf.com। तो जाओ, जो है क्वेश्चन बैंक्स पे ध्यान दो, नथिंग एल्स। ठीक है, कोई बात नहीं सृष्टि, हमने आपको लिखाया ना माय टेलीग्राम चैनल। ओके, प्लीज कनेक्ट, आई वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटिव अगर आप लोग आते हो साथ में, क्योंकि इवेंचुअली आप देखोगे कि मैं आपका टाइम वेस्ट करने को नहीं बैठा हूं, और ना ही मैं आपको ऐसा वो जो मर्जी आया शेयर करते रहो दिन रात, क्योंकि मैं जानता हूं फ्रॉम अ कैंडिडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं वो अननेसेसरी चीजें नहीं दूंगा, आपको एनीवेज बहुत अननेसेसरी लोड है लाइफ में। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूं, आप में से काफी लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन में हो रिगार्डिंग योर डाउट्स या स्ट्रेटजी रिलेटेड गाइडेंस। अगर आपको ऐसा जरूरत महसूस होता है, लगता है मैं आपका क्वेरी को एड्रेस कर पाऊंगा, फील फ्री टू रीच आउट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं, कल मिलेंगे शाम में एग्जैक्ट 6 बजे। क्लास के बाद एक फीडबैक फॉर्म आएगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा लेट मी नो, और बेस्ड ऑन योर फीडबैक हम लोग आगे के सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट और वो जो भी हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, चलो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड। सवाल लगाएं, कल शाम में 6 बजे मिलते हैं। बाय बाय गाइस, ब्लेस यू।